देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ स्टॉक कर रहे थे। ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक में हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन कर लिया, जैसे कि इलास्ट्रेशन 1 हो गया। ठीक है, और मैंने कुछ होमवर्क दिया था तुम लोगों को, इलास्ट्रेशन 2, 3। ठीक है 3 ये भी हो गया। एक शायद मैंने यहाँ पर बोला था तुम लोग को होमवर्क करने के लिए, ये देखो ये वाला इलास्ट्रेशन 6 होमवर्क दिया था। बाकी यहाँ पर सीक्वेंस वाइज जैसा है वैसा हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 4, 5 और ये रहा 6। ठीक है, 6 नंबर मैंने होमवर्क दिया था, ये हम एक बार लास्ट में आज करवा देंगे। ठीक है, आज हम लोग दूसरा, इसका मतलब दूसरा सेकंड जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। बाकी इसके बाद नीचे भी 1 2 3 करके कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने होमवर्क दिया था, ये 6 के अलावा भी दिया था ये वाला। ये मैंने होमवर्क दिया था, ये लॉस ऑफ स्टॉक का ही है। ये भी हम लोग कर लेंगे, एक दो टाइम मिलेगा तो। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस क्लेम का ही दो पार्ट है, हम लोग का दो पार्ट पढ़ना है। एक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके कंसेप्ट और क्वेश्चन लॉस ऑफ स्टॉक, अब हम लोग करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो इसका कंसेप्ट क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्टॉक में फर्क क्या है। देखो वहां पर जो हम लोग इंश्योरेंस क्लेम करवाते हैं वो स्टॉक के अगेंस्ट करवाते हैं, कि अगर हम लोगों का इतना स्टॉक रहता है, क्लोजिंग स्टॉक, तो अगर फायर ऑकर होता है देन हमें कितना क्लेम मिलेगा अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसी। तो यहाँ पर पॉलिसी किस पे लेना है, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे पॉलिसी मतलब, प्रॉफिट पे पॉलिसी का मतलब है कि अगर फायर ऑकर होता है, फायर अगर ऑकर होता है तो ऑब्वियसली सेल जो है वो इफेक्ट होगा। अगर फायर ऑकर होता है तो सेल जो है वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। अगर सेल हमारा क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज का तो कोई सवाल ही नहीं है। सेल जैसा चल रहा है उससे ऑब्वियसली कम होगा। अगर सेल कम होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, प्रॉफिट भी डाउन चलेगा। ठीक है, और ये तब तक चलेगा जब तक हम लोग अपने बिजनेस को पहले जैसा कंडीशन में वापस नहीं लेके आते। लेकिन उसमें तो एक टाइम लगेगा, क्योंकि आग लगने के बाद तुरंत बाद ही तो बिजनेस पहले के जैसा नहीं हो जाएगा, उसमें एक टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर कोई मतलब अपना प्रॉफिट जो वो लॉस कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट जो वो नहीं कमा पा रहा है बिकॉज उसका सेल कम हो गया है। सेल क्यों कम हुआ है, क्योंकि फायर ऑकर हुआ है। तो इस वजह से ऐसा कंडीशन भी हो सकता है, इसके अगेंस्ट भी क्या होता है, हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो इस तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंश्योरेंस कंपनी से बोलना पड़ेगा कि हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट के अगेंस्ट में इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या बोलेगी कि आप ये बताओ कि आपका इंडेमनिटी पीरियड क्या है, इंडेमनिटी पीरियड। ठीक है, मतलब खुद को इंडेमनीफाई करने बोलेगा। ठीक है, ये भी हम बताते हैं। देखो खुद को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, मतलब हमें ये बताना है एक एस्टिमेशन से। ठीक है, हमें ये बताना है एस्टिमेशन करके कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो, क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस कब करवाने जाएंगे, ऐसा इंसिडेंट होने के पहले। अगर ऐसा होता है तो हमें कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में, हमें कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में, हमें खुद को इंडेमनीफाई करके बताना पड़ता है। ठीक है, कि अगर मेरा बिजनेस का जो कंडीशन है, अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो मुझे 6 मंथ्स लगेगा, 8 मंथ्स लगेगा, कितना एक टाइम पीरियड लगेगा, उसको बोलते हैं हम लोग खुद को इंडेमनीफाई करते हैं। इंडेमनीफाई करके हमें बताना पड़ेगा कि हम लोगों को कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में, ये इंश्योरेंस कंपनी को हमें बताना पड़ता है। ठीक है, तो इंडेमनिटी पीरियड बोलते हैं उसे। और यहाँ पर दो लैंग्वेज होगा, एक होता है इंडेमनिटी पीरियड, एक होता है डिसलोकेशन पीरियड। ठीक है, तो डिसलोकेशन पीरियड क्या होता है, ये देखो, एक होता है डिसलोकेशन पीरियड। डिसलोकेशन पीरियड का मतलब जितना दिन बिजनेस नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब जितना दिन जो अर्निंग है वो इफेक्टेड है। ठीक है, अर्निंग जो है जो मतलब इफेक्टेड है, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म आ जाएगा, डिसलोकेशन और एक आ जाएगा इंडिमनिटी। तो डिसलोकेशन का मतलब देखो, डिसलोकेशन पीरियड, रुको एक मिनट, ये हम थोड़ा सा लिखवा देते हैं कि डिसलोकेशन पीरियड क्या होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये कौन सा पीरियड हो गया, जिस पीरियड में हमारा जो काम है वो पहले जैसा नहीं चल रहा है, देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग पहले जैसा बिजनेस नहीं कर पा रहे, पहले जैसा सेल नहीं कर पा रहे, विच द बिजनेस वुड
earned during the period had there been no accident ऑफ फायर। मतलब सीधा सा बात है कि डिसलोकेशन पीरियड में क्या हो रहा है, हम लोग पहले की तरह अर्निंग नहीं कर पा रहे। अगर फायर ऑकर नहीं होता तो जितना सेल होता, मान लो कुछ भी नहीं होता तो हमारा 5 लाख का सेल हो जाता, ये हमारा एस्टिमेशन है। लेकिन क्योंकि फायर ऑकर हुआ है तो अभी 5 लाख की जगह 2 लाख का सेल हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड। मतलब बिजनेस अपने हालत में नहीं है, उसका लोकेशन जो है वो डिसलोकेट हो चुका है, ठीक है, अपने जैसा काम नहीं कर पा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। बेसिकली क्या हो गया, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाता है, कैपेसिटी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, ठीक है। रिड्यूस तो होगा ही, सेल नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल तो है नहीं बिजनेस का हालत। और एक होता है इंडेमनिटी पीरियड। ये लैंग्वेज मिलेगा हमें क्वेश्चन में, तभी मैंने ये लिखवा दिया। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब ये होता है, इंडेमनिटी पीरियड का मतलब होता है, देखो पहले तो मैंने यहाँ पर इंडेमनिटी जो है उस टर्म का मतलब बताया कि इंडेमनिटी मतलब हमें खुद को इंडेमनीफाई करना पड़ता है कि हमारा बिजनेस हम लोग कितने दिन के अंदर पहले जैसा कर लेंगे। और नॉर्मली यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम में इंडेमनिटी पीरियड का मतलब हो जाता है, इट इज द लेंथ ऑफ टाइम इंश्योरेंस कंपनी is obligated to make payment to cover the losses insured under पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये कौन सा पीरियड हो गया, ये वो पीरियड हो गया जब तक हमें इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट करते जाएगी, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो क्या हो चुका है, फायर ऑकर होने की वजह से पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। अब पहले जैसा तो नहीं रहा, अब हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है, हम लोगों ने खुद को इंश्योरेंस कंपनी के पास इंडेमनीफाई भी किया था, हम लोगों ने बताया भी था हमें कितना टाइम लग सकता है अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो लिखा हुआ है पॉलिसी में उतना दिन हमें सपोर्ट करेगी, ठीक है। इट इज द लेंथ ऑफ टाइम इंश्योरेंस कंपनी इज ऑब्लिगेटेड, इंश्योरेंस कंपनी का ये ऑब्लिगेशन जनरेट होगा ताकि वो पेमेंट हमें करते रहे टू कवर द लॉसेस इंश्योर्ड अंडर द पॉलिसी। ऑब्वियसली पॉलिसी वैल्यू के अगेंस्ट में ही वो हमें पेमेंट करेगी, ऐसा नहीं कि ज्यादा करेगी, ठीक है, ये नहीं होता है। तो डिसलोकेशन का मतलब हो जाएगा कि हम लोगों का जो कमाई जो है वो पहले के जैसा नहीं चल रहा है, वो होता है डिसलोकेशन पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड मतलब हो जाता है, इसको अगर हम लोग बोले तो भरपाई, ठीक है, भरपाई का जो पीरियड चल रहा है उसे बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कोई अनलिमिटेड टाइम हमें हेल्प नहीं करेगी, उतना ही करेगी जितना पॉलिसी में लिखा हुआ है। और नॉर्मली ये क्या होता है, ये जो नॉर्मल टाइम होता है ना, वो नॉर्मली होता है जैसे कि 24 मंथ्स होता है किसी किसी पॉलिसी में, जैसे तुम लोग का ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 24 मंथ्स हो सकता है, 12 मंथ्स, ठीक है। मतलब ये अलग अलग पॉलिसी के लिए अलग अलग होता है, तो 12 मंथ्स होता है, 24 मंथ्स होता है, 36 मंथ्स भी होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, नॉर्मली ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फायर ऑकर होने पे ये 12 मंथ्स मान के चलो। तो इंश्योरेंस कंपनी मान लो हमें डिसलोकेशन पीरियड जो है वो हम लोगों का हो गया 24 मंथ्स और हम लोगों ने इंडिमनिटी पीरियड ले रखा था सपोज 12 मंथ्स, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 12 मंथ से हेल्प करेगी। मतलब जब हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाया था तब हम लोगों ने बोला कि हम लोगों को 12 मंथ्स का दे दीजिए इंश्योरेंस, क्योंकि हमें 12 मंथ्स ही लगेगा अगर ऐसा सिचुएशन होता है। लेकिन बाई चांस 12 की जगह 15 मंथ्स लग गया, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें मैक्सिमम 12 मंथ्स तक ही सपोर्ट करेगी, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इंडिमनिटी पीरियड का मतलब इंश्योरेंस कंपनी का सपोर्ट कितना दिन मिलेगा, और डिसलोकेशन पीरियड का मतलब है कि जितना दिन हमें लगता है रिकवरी करने पे, रिकवरी करवाने का, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है। और हमेशा डिसलोकेशन पीरियड कुछ भी हो, इंडिमनिटी पीरियड तक ही इंश्योरेंस कंपनी हमें हेल्प करेगी, उससे ज्यादा वो हमें हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पर ये दो कंसेप्ट होगा। और क्यों हम लोग ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, ताकि हमारा जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो हम लोग रिकवर कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, तो अब हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ
लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जैसे लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ा था वैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या क्या स्टेप्स होगा, इसमें थोड़ा सा स्टेप्स जो है वो नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उस स्टेप के तरह, मतलब जो पहला वाला कंसेप्ट था ट्रेडिंग, मेमो ट्रेडिंग, उतना आसान नहीं है, थोड़ा नया है। whenever there is fire, then apart from stock loss, there is loss of profit। स्टॉक लॉस तो होता ही है, लेकिन स्टॉक जल गया, वो स्टॉक बेच नहीं पाएंगे, बेच भी तो सकते थे, वो बेच नहीं पा रहे हैं, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट भी हो रहा है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रेनोवेशन। एक तो जो स्टॉक जल गया उसको हम लोग नहीं बेच पा रहे हैं, उसमें हमारा लॉस हो रहा है, ऊपर से जब रेनोवेशन पीरियड चल रहा है, मतलब बिजनेस पूरा जल गया है, लोकेशन खराब हो गया, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो जिस शॉप में हम लोग बेच रहे थे वो शॉप जो है पूरा जल गया, वहां बेच नहीं पा रहे, वहां पर फिर से उसको रेनोवेट वगैरह करवा रहे, तो रेनोवेशन पीरियड में भी हमारा सेल पहले जैसा नहीं चलेगा ना, वो थोड़ा सा क्या होगा, कम तो होगा ही होगा। तो सच लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है नहीं बेचने के चक्कर में, इसका हम लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं। कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ऑब्वियसली तभी क्लेम कर पाएंगे अगर इंश्योरेंस करवा रखा है। तो क्या क्या स्टेप होगा, देखो, फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड। क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा इस क्लेम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग स्टेप वन देखो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सीख रहे हैं, देखो क्या होगा। सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। देखो लॉजिक है, क्यों सेल को कैलकुलेट करेंगे, कौन सा सेल, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब जितना सेल हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करें, प्रॉफिट जितना लॉस होगा उसके ऊपर इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा सेल कितना कम हो गया, तभी तो पता चलेगा, जितना सेल कम हुआ उतना प्रॉफिट भी कम हुआ। तो हम लोग शॉर्ट सेल कैलकुलेट करेंगे। अब शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें ये देखना पड़ेगा जिस पीरियड में, जैसे मान लो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो फायर ऑकर हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डेट ले लेते हैं, मान लो फायर ऑकर हुआ है 2021 में, ठीक है, 1 जैन को फायर ऑकर हुआ है, ठीक है। और ये बिजनेस जो है ये डिसलोकेटेड हालत में था 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। ये 3 मंथ्स हो गया, जैन फेब मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का सेल जो है वो अप एंड डाउन हुआ, अप एंड डाउन, ठीक है। अब तो नहीं हुआ, डाउन डाउन ही चला, क्योंकि ये सेल जो है ये फायर ऑकर होने के बाद का सेल है, ठीक है। अब हम लोगों को अगर शॉर्ट सेल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, जस्ट इसके प्रीवियस पीरियड में सेम इसी टाइम में, यानी 1/1/2020 से लेके 31 मार्च 2020 में हमारा सेल क्या था, ठीक है, हमारा सेल क्या था, तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि अच्छा, अगर हमारा जो फायर ऑकर नहीं होता तो कम से कम पिछले बार जितना सेल किए थे उतना तो कर ही लेते, और अगर बिजनेस अच्छा चल रहा था तो उससे ज्यादा भी कर लेते। मान लो बिजनेस में ग्रोथ है, ठीक है, बिजनेस में 5% ग्रोथ है, ठीक है, 5% ग्रोथ था, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज का सेल किया था तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी था कि वो 100 तो कर ही लेंगे, प्लस और 5% यानी कि 5 रुपए का, और 105 रुपीज का हम लोग सेल कर लेंगे, ये हम लोगों का एजम्पशन था। बट हुआ क्या, हुआ ये कि हम लोग यहाँ पर 105 का तो सेल नहीं कर पाए ना, क्योंकि बिजनेस में क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया। तो ये सेल जो है ये मान लो कम होके हो गया है 90 रुपीज का ही हम लोग सेल कर पाए। तो हम लोग का शॉर्ट सेल कितना हुआ, तो जो बिजनेस चल रहा था जिस तरह से 100 का सेल तो होता है, क्योंकि पिछले बार भी हुआ तो इस बार भी 100 का सेल होगा, और 5 रुपए और भी ज्यादा होता क्योंकि ग्रो था, ठीक है, बिजनेस ग्रोइंग था। तो हम लोग का शॉर्ट सेल कितना हो गया, 15 रुपए का शॉर्ट सेल हो गया, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट सेल कैलकुलेट किया जाएगा, जस्ट इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर फॉर्मूला में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो गया स्टैंडर्ड, जिससे कंपेयर करते हैं ना उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये हो गया स्टैंडर्ड सेल, और ये क्या हो गया, एक्चुअल सेल्स, ठीक है। इतना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, और एक्चुअली में इतना हुआ। जैसे मान लो मैंने तुम लोग का एक टेस्ट लिया, 10 में आउट ऑफ 10 में तुम लोग को लास्ट टाइम मिला सपोज 6 मिला, ठीक है।
तो मेरा ये मतलब मेरा ये जो है, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा तुम लोगों से कि 6 तो तुम लोग को मिल ही जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम 6 मिला है तो इस बार भी मिलेगा। सेम अगर टॉपिक मान लो अकाउंट्स का ही ले रहे हैं, सेम टॉपिक पे ले रहे हैं, तो मुझे इतना तो पता है कि 6 पहले मिला था तो अभी भी मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि अच्छा पढ़ाई कर रहे हो तो और भी 2 मार्क्स ज्यादा मिल सकता है, यानी 8 मिल सकता है, ऐसा मेरा प्रोबेबिलिटी है, जस्ट वैसे ही। लेकिन मान लो बाई चांस फॉर सम रीजन परफॉर्मेंस खराब हुआ और वो कम हो गया, ठीक है, फॉर सम रीजन मान लो जो है कि तबीयत खराब हो गया, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट, तो ये भी हो सकता है ना कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, तो वो क्या हो गया, 4 मिल गया, 4 मार्क्स मिल गया, तो कितना कम हुआ, जस्ट वैसे ही। तो ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड मैंने मान लिया कि अगर एक बार 6 मिला है तो ये मेरा स्टैंडर्ड है, इससे अगर मुझे दिखता है स्टूडेंट में ग्रोथ है तो वो उसका ज्यादा होगा, अगर दिखता है ग्रोथ नहीं है तो उससे कम हो सकता है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है, यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज को ही यूज करेंगे। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, स्टैंडर्ड सेल से कंपेयर करने के बाद, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल मतलब क्या होगा, जिस टाइम पे फायर ऑकर हुआ है, सिमिलर पीरियड को हम लोग प्रीवियस ईयर में ढूंढेंगे। देखो ये भी जैन से लेके मार्च तक का था, ये 21 का था, सेम जैन से लेके मार्च ही हमें ढूंढना पड़ेगा 20 का। अच्छा, तो ये मैंने तो समझा दिया। चलो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हम हटा देते हैं। अगर तुम लोगों ने कॉपी में लिखा है तो लिख सकते हो, नहीं लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरा ये जो भी मैंने छोटा छोटा एग्जाम्पल दिखाया है, ये अगर लिख लोगे तो तुम लोग को ही बाद में समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो स्टेप 1 का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेल पहले चेक करेंगे, फिर देखेंगे बिजनेस में अगर कोई ग्रोथ था तो इस साल और भी बढ़ सकता था, फिर उसको कंपेयर करेंगे चेंजेस को, और शॉर्ट सेल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले पता करना पड़ता है स्टैंडर्ड सेल। तो ये स्टैंडर्ड सेल टर्म ऐसे ही नहीं पता चलता ना, अगर हम नहीं बताएंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि स्टैंडर्ड सेल क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल हो गया, फिर यहाँ पर प्लस माइनस ट्रेंड। अब प्लस माइनस ट्रेंड मतलब क्या ग्रोथ है, क्या ग्रोथ है बिजनेस में, तो बिजनेस ग्रोइंग भी हो सकता है, वो मतलब डाउनफॉल जा रहा है वो भी हो सकता है। अगर ग्रोइंग है तो प्लस, अगर डाउनफॉल है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, अगर डाउनफॉल होता है तो। गुड मॉर्निंग श्रेयांशीष। मॉर्निंग मैम। माइनस एक्चुअल सेल, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके क्या मिल जाएगा, ये कैलकुलेट करके मिल जाएगा शॉर्ट सेल, हो गया। तो शॉर्ट सेल का कंसेप्ट देखो क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा स्टेप है तो आगे जाके समझ में नहीं आएगा, इसी वजह से मैंने अभी बता दिया। नेक्स्ट लिखेंगे स्टेप 2। अच्छा, इसमें थोड़ा सा नोट्स हमें लिखना पड़ेगा, पहले थोड़ा नोट लिखवा देते हैं, इसमें कुछ नोट्स हमें लिखना है। ट्रेंड, ट्रेंड विल बी गिवन इन क्वेश्चन। मतलब ये जो ट्रेंड है, मतलब बिजनेस ग्रोइंग था कि मतलब डाउनफॉल था, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ होता है तो, अगर गिवन है तो ठीक है, और इट विल बी कैलकुलेटेड। अगर नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटेड, लेकिन उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए ये बताते हैं, यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। एक फॉर्मूला बताते हैं, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, और फॉर्मूला भी हम समझा देंगे, कोई फॉर्मूला मतलब ऐसा नहीं है कि हमें रटना पड़ेगा। तो ये देखो, सेल्स इन करेंट ईयर, नॉन अफेक्टेड पीरियड, माइनस सेल्स इन प्रीवियस ईयर, ये भी समझा देंगे, प्रीवियस ईयर ब्रैकेट में नॉन अफेक्टेड पीरियड, ठीक है, नॉन अफेक्टेड पीरियड, इंक्रीज और डिक्रीज। देन हम लोग ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे, ट्रेंड इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, पी
P.Y लिख दिया, प्रीवियस ईयर इंटू 100, ठीक है। अब इसको समझते, देखो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसी को दिखाते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग का फायर ऑकर हुआ था 1 को, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, फायर ऑकर हुआ था 1 को और ये डिसलोकेटेड रहा 31 मार्च तक, ठीक है। तो इसके बाद का जितना भी पीरियड है ना, ये इफेक्टेड ही होगा, है ना। इसके बाद का इफेक्टेड पीरियड मतलब क्या, एक बार फायर ऑकर होने के बाद बिजनेस जो है अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन इसके पहले का जो पीरियड है वो अनइफेक्टेड होगा, ठीक है। अब इनका मान लो ईयर स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल को इस तरह से ले लेते हैं, या फिर इसका डेट ना थोड़ा चेंज कर देते हैं, नहीं तो इसका डेट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर फायर ऑकर का डेट कर देते हैं, यहाँ पर 1 फेब कर देते हैं, ठीक है। 1 फेब कर दिया, इससे क्या हुआ, मान लेते हैं इनका ईयर स्टार्ट होता है जैन को, मतलब अनइफेक्टेड पीरियड कितना था, अगर ये ईयर स्टार्ट होता है जैन को, तो फायर ऑकर होने के पहले जिस साल फायर ऑकर हुआ अनइफेक्टेड पीरियड कितना है, ये तो इफेक्टेड है, इसके बाद का तो इफेक्टेड ही है ना, फायर ऑकर होने के बाद का ये पूरा पीरियड चलेगा। तो फायर ऑकर होने के पहले अनइफेक्टेड पीरियड कितना है, सिर्फ 1 मंथ है ना। जैन से इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ, मतलब जो इनका ईयर स्टार्ट होता है, सपोज वो अगर जैन से स्टार्ट होता है, तो जैन जो है इनका अनइफेक्टेड पीरियड है, अनइफेक्टेड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही फायर ऑकर हुआ फेब में, उसके बाद से इफेक्टेड पीरियड है। तो हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना पड़ेगा अनइफेक्टेड पीरियड को, ठीक है। करंट ईयर का अनइफेक्टेड पीरियड ये वाला हो गया, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो ये हो गया 2000, मैंने 21 लिखा था, ये भी 2021। तो मुझे जैन 2020 का सेल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो जैन 2020 में सेल था 1 लाख, ठीक है। और जैन 2021 में सेल हुआ सपोज 1,50,000, ठीक है। तो ये हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंपेयर करने के लिए दोनों चीज का जो है बेस बराबर होना चाहिए। ये बेस देखो बराबर है, क्योंकि ये भी अनइफेक्टेड पीरियड का सेल है, ये भी अनइफेक्टेड है, उसके बाद जो है फायर ऑकर हुआ था। तो हम लोग ये कंपेयर करेंगे कि सेल मतलब बिजनेस में ग्रोथ था कि नहीं। अगर ग्रोथ था, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैन में 1 लाख था प्रीवियस ईयर, तो हम लोग फट देनी ये चेक करेंगे कि करंट ईयर में जैन में क्या था, तो करंट ईयर में 1,50,000 था, तो पता चल रहा है 50,000 का सेल इस बार ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो करंट ईयर का 1,50,000, प्रीवियस ईयर का 1 लाख, तो 50,000 का ज्यादा हुआ है, तो इंक्रीज आ गया। 50,000 ज्यादा हुआ है आउट ऑफ कितना, 1 लाख, 1 लाख के ऊपर ही तो चेक किया ना, 1 लाख प्रीवियस ईयर था, तो इस बार तो होना ही था, और उसमें और 50,000, तो यहाँ पर 1 लाख में आउट ऑफ 1 लाख 50,000 ज्यादा हुआ है, इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0, तो ये हो गया 50% का ग्रोथ है, 50% का ग्रोथ दिख रहा है। अब अगर ऑपोजिट हो कि 1 लाख प्रीवियस ईयर हुआ था, और हम थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, इस बार हुआ 90,000, मतलब प्रीवियस ईयर करंट ईयर का कितना 90,000, प्रीवियस ईयर का कितना 1 लाख, तो डिक्रीज हो गया कितना 10,000 आउट ऑफ कितना 1 लाख, 1 लाख में 10,000 कम हो गया, इंटू 100 कर देंगे तो 10% दिखेगा, यानी 10% डिक्रीज हो गया। मतलब ट्रेंड जो है वो मतलब डाउनवर्ड है, अपवर्ड नहीं है। तो ट्रेंड डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, लेकिन कैसे कंपेयर करेंगे, ट्रेंड कंपेयर करने के लिए हमें नॉन इफेक्टेड पीरियड से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन इफेक्टेड के साथ तो इफेक्टेड कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि नॉन इफेक्टेड में जिस तरह से बिजनेस कर पाए थे, इफेक्टेड में तो ऐसा नहीं होगा। तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि जिस साल फायर ऑकर हुआ उस साल में नॉन इफेक्टेड पीरियड कहां तक है, और वहां पर कितना सेल हुआ, और सिमिलर उसी पीरियड का हमें देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो इससे हम लोग ये चेक कर लेंगे कि हम लोगों का कितना इंक्रीज या डिक्रीज है, मतलब बिजनेस में ग्रोथ किस तरह से है। तो ये अगर हमें फॉर्मूला ना दिया हुआ रहे ट्रेंड का, तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ये डेटा हमारे पास होगा तभी कैलकुलेट कर पाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, अगर नहीं होगा तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तब ट्रेंड को अवॉइड करके चलेंगे, ठीक है। देन हम लोग ट्रेंड को अवॉइड करके चलेंगे। ये हो गया हम लोग का स्टेप 1 कंप्लीट। अब हम लोग स्टेप 2 करेंगे, देखो ये स्टेप 1 था तो अब स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट जीपी रेशियो, लेकिन ये वो वाला जीपी रेशियो नहीं है जो तुम लोग कैलकुलेट करते हो नॉर्मली, ठीक है। जीपी बाय सेल्स इनटू 100, ये इंश्योरेंस कंपनी का जीपी रेशियो है, जो कि फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, फॉर्मूला हम समझा देंगे क्यों ऐसा होता है। द जीपी रेशियो इज कैलकुलेटेड
एज पर इंश्योरेंस रूल्स and has nothing to do with जीपी रेशियो इन अकाउंट्स। अकाउंट्स वाला जीपी रेशियो का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो उसको भूल ही जाओ फिलहाल इस चैप्टर के लिए, उसको हमें जरूरत नहीं है। तो जीपी रेशियो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला देखो, तो जीपी रेशियो इक्वल टू हो गया नेट प्रॉफिट। नॉर्मली जीपी रेशियो में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बताएंगे क्या होता है, डिवाइडेड बाय सेल्स इन लास्ट ईयर इनटू 100, ठीक है, इनटू 100। अच्छा, तो देखो, अच्छा नोट्स भी इसका लिखवा देते हैं। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फिर समझाते हैं। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मींस, स्टैंडिंग चार्जेस मींस एक्चुअली स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जो फिक्स्ड है, ठीक है, स्टैंडिंग का दूसरा मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है, तो स्टैंडिंग चार्जेस मींस फिक्स्ड चार्जेस which have been insured। जैसे कि एग्जाम्पल स्टैंडिंग चार्जेस का देते हैं, बिजनेस में क्या क्या स्टैंडिंग चार्जेस होता है। स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड, जो कभी भी हम लोग अवॉइड नहीं, जैसे मान लो फायर ऑकर हो गया फिर भी वो हमें पे करना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं बोल सकते आग लग गया, बिजनेस नहीं चल रहा है, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, सेल ढंग से नहीं हो रहा है तो नहीं पे करेंगे। जैसे कि मान लो किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बोलो या एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का मतलब हो जाता है कोई फिक्स्ड सैलरी वाले लोग हैं, ठीक है, उनको देना पड़ेगा। कोई रेंट है, ठीक है, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस में कोई इंश्योरेंस चल रहा है, कोई फर्नीचर वगैरह का, ये सब का, ठीक है, इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम भर रहे हैं, कोई लोन वगैरह है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड होता है। फाइनेंस एक्सपेंस, ठीक है, फाइनेंस एक्सपेंस का मतलब कोई लोन वगैरह ले रखा है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट थोड़ी ना कोई बैंक से लिया है तो बैंक वाला बोलेगा ठीक है आपका फायर आग लग गया है, बिजनेस नहीं चल रहा है तो लोन का इंटरेस्ट मत दीजिए, कुछ दिन बाद दीजिएगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। फाइनेंस एक्सपेंस देना ही पड़ेगा। सेलिंग एक्सपेंस भी देना पड़ सकता है अगर वो फिक्स नेचर का है, लेकिन अगर वो वेरिएबल नेचर का है तो नहीं देना पड़ेगा। वेरिएबल नेचर का इन द सेंस देखो, जैसे सेल्समैन को कमीशन हम लोग दो तरह से दे सकते हैं ना। एक होता है कि हम लोगों ने उनको बोल दिया जितना सेल करोगे उसके ऊपर दे देंगे, दैट इज वेरिएबल। अगर उसने 10 लाख का सेल करवाया तो 10 लाख के ऊपर मान लो 5%, तो 5%। अगर मान लो उसने नहीं सेल करवाया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो, ये वेरिएबल होता है। लेकिन अगर सेलिंग फिक्स्ड होता है, जैसे कि सेल करवाओ ना करवाओ, हम लोगों ने एक सेलिंग एजेंट रख दिया है जिसको हम लोग मंथली 10,000 देते हैं, ठीक है, तो अगर मंथली 10,000 देते हैं वो फिक्स्ड हो गया। तो ये फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ये सब फिक्स्ड ही होता है, ठीक है। फाइनेंस चार्जेस वगैरह फिक्स्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह फिक्स्ड होता है, इसमें कभी हम लोग चेंजेस नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने सेलिंग में लिखवा दिया कि अगर फिक्स्ड हुआ तो, ठीक है, अगर फिक्स्ड हुआ तो वो भी हमें पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग इस चीज को समझते हैं कि जीपी रेशियो में हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा है, ये फॉर्मूला क्यों बनाए। तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में हम एक ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब यहाँ पर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना गुड्स हम लोगों ने बेचा। तो ये ओपनिंग किधर आता है, डेबिट साइड, क्लोजिंग परचेज किधर आता है, डेबिट साइड, क्लोजिंग यहाँ पर आता है। तो हम क्या करें, ये सारे चीजों को नेट करके हम एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देते हैं कि हम लोगों ने 12 लाख का गुड्स बेचा, ठीक है। कितने में बेचा, हम लोगों ने ये 12 लाख का गुड्स जो है 20 लाख में बेचा, ठीक है। हम कुछ क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्ट करके दिखा रहे हैं कि मतलब ये जस्ट एग्जांपल है ना, तो मैंने उतना ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक ऐसे करके नहीं लिखा, मैंने एडजस्ट करके दिखा दिया कि इतना समझो कि 12 लाख का गुड्स हम लोगों ने बेचा, मतलब 12 लाख में खरीदा था, बेचा 20 लाख में, तो प्रॉफिट कितना कमाया, 8 लाख, ठीक है। अब इसका हम लोग पीएल अगर बनाएंगे तो ये ब्रॉड डाउन होगा,
कितना हो गया 8 लाख, ठीक है। अब पीएल में हम लोग क्या खर्चा दिखाते हैं, जो भी हमारा बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा होता है, जैसे कि हम यहाँ 2 खर्चा ले लेते हैं, लाइक एक ले लिया मैंने रेंट, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं सैलरी, ठीक है, दूसरा ले लिया मैंने सैलरी, ये हो गया 1 लाख, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो देखो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 8 लाख और यहाँ से 3 मतलब 5 लाख, ठीक है। 5 लाख का हम लोग का नेट प्रॉफिट आ गया, 5 लाख का नेट प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले, ये मान लो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, ये सबसे पहले क्या पूछेगी, ये सबसे पहले पूछेगी कि आपका प्रॉफिट कितना होता है। क्यों पूछेगी, क्योंकि हमें किसका इंश्योरेंस करवाना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट का, तो वो सबसे पहले पूछेगी प्रॉफिट कितना होता है। तो जो इंश्योरेंस करवाने गया है उसको बोलना पड़ेगा प्रॉफिट कितना होता है। अब इस एग्जांपल के हिसाब से ये मान लो इसी का बिजनेस है, तो ये बोल देगा मेरा 5 लाख का प्रॉफिट होता है, ठीक है, 5 लाख का प्रॉफिट होता है, तो आपको कम से कम इंश्योरेंस इस हिसाब से, इस अमाउंट के हिसाब से करवाना चाहिए। तो देखो नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर का प्रॉफिट देख के बता देंगे कि अच्छा 5 लाख हुआ था, तो हम लोग मान के चलते हैं आगे इससे ज्यादा भी हो सकता है, 5 लाख का मान के चलते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी उनको ये सजेस्ट करेगी कि देखिए जब आपका फायर ऑकर होगा या आग वाग लग जाएगा, तो आपका बिजनेस पहले की तरह नहीं चलेगा, लेकिन आपका खर्चा बंद नहीं हो सकता है, जो फिक्स्ड खर्चा है, जैसे मान लो अगर आप रेंट पे हो तो रेंट आपको देना पड़ेगा, सैलरी आपको देना पड़ेगा, कुछ और फाइनेंस एक्सपेंस वगैरह है तो आपको देना पड़ेगा, आप वो अवॉइड नहीं कर सकते हो, अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी सजेस्ट कर रही है आपको फिक्स्ड एक्सपेंस भी तो देना पड़ेगा, इसका क्या करेंगे, क्या इस पे भी इंश्योरेंस करवाएंगे, आपका मर्जी है, आप इस पे भी करवा सकते हो नहीं करवा सकते हो। करवाने पे आपका बेनिफिट क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी आपका ये खर्चा बियर करेगी, कब तक करेगी, जब तक आपका इंडेमनिटी पीरियड होगा। वो तो एक लिमिटेड होता है, ऐसा थोड़ी ना होगा अगर किसी को 5 साल लगेगा तो इंश्योरेंस कंपनी 5 साल थोड़ी ना उसको हेल्प करेगी, नॉर्मली 12 मंथ्स होता है, ठीक है। अब बाकी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का अपना अपना पॉलिसी हो सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन होता है, अनलिमिटेड टाइम कोई हेल्प नहीं करेगा इसको, बाकी जो है इसको अपना हेल्प खुद को करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस को भी क्या आप इंश्योर्ड करवाना चाहते हो, अगर इसका दिमाग में ये गया कि हाँ मुझे करवाना चाहिए, अगर इनके दिमाग में आया कि अच्छा सही तो बोल रहे हैं करवा लेते हैं, तो करवाना चाहिए, तो फिर ये क्या करेंगे, ये सोच रहे हैं कि अगर फायर ऑकर होता है 5 लाख का प्रॉफिट का, तो मैंने जुगाड़ कर लिया कि ये प्रॉफिट लॉस जो होगा ये इंश्योरेंस कंपनी मुझे दे देगी, बाकी यहाँ पर जो 3 लाख का मेरा खर्चा है इसको भी इंश्योर्ड करवा लेते। तो ये कैसा खर्चा है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड का नाम क्या है, स्टैंडिंग। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब मैंने अपने स्टैंडिंग चार्जेस को यानी फिक्स चार्जेस को इंश्योर्ड करवा लिया, यानी कि इसको भी मैंने पॉलिसी के अंडर ले लिया। अब हुआ क्या बेनिफिट, बेनिफिट ये हुआ कि मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस प्लस 2 लाख, 5 लाख और 2 लाख बेसिस पे इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है। तो ये 7 लाख का मैंने इंश्योरेंस करवाने का सोचा, और उसके अगेंस्ट में मेरा सेल कितना होता है, अगर मेरा 20 लाख सेल होता है तभी जाके 5 लाख प्रॉफिट होता है, तभी जाके मेरा ये खर्चा हम पे कर पाते हैं। तो 20 लाख के अगेंस्ट में ये हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है, 20 लाख सेल के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर जीपी रेशियो क्या माना जाएगा, 7 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 35% आई थिंक हो रहा है, ये 20 लाख है तो 5 5 जीरो कट गया, और यहाँ पर हो गया 5, 35% होगा, ठीक है। तो 35% जीपी रेशियो कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से जीपी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, और जीपी रेशियो इस वजह से ऐसे कैलकुलेट करती है, ये अकाउंट्स वाला नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी का जीपी रेशियो है, ठीक है, ये अकाउंट्स वाला नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी का जीपी रेशियो है। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्यों जीपी रेशियो को इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया स्टेप 2। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 जो है कैलकुलेट, कैलकुलेट एडिशनल, एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है। कैलकुलेट एडिशनल एक्सपेंस पे है, ये क्या होता है ये भी हम बता देंगे, ठीक है, पहले लिख लो एडिशनल एक्सपेंस क्लेम विल बी लोअर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, पहले लिख लो फिर इसको भी हम समझा देते हैं ये क्या होता है। यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस,
actual additional expense into adjusted annual turnover into GP ratio divided by adjusted annual turnover into GP ratio plus uninsured standing charges. ये होगा। थर्ड हो जाएगा रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। इसमें लिखेंगे एडिशनल सेल्स ड्यू टू एक्सपेंस। ये रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखा था मैंने, क्लेम एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम विल बी लोअर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, ये लिखा हुआ है लोअर ऑफ फॉलोइंग होगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे इफ एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल expenses can't be identified, then assume actual sales in dislocation period. As एक सेकेंड रुको तो, एक सेकेंड। अच्छा, actual sales in dislocation period, actual sales in dislocation period as additional sales if adjusted annual turnover, adjusted annual turnover can't be calculated, then consider annual turnover in above फॉर्मूला, ठीक है। ये सारा चीज तो लिख लिया है हम लोगों ने। अब हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट करके समझेंगे। सबसे पहले एडिशनल एक्सपेंसेस क्या होता है। देखो, एडिशनल एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि बिजनेस में, देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवाया था, अच्छा बात है, ठीक है। हम लोगों ने फिक्स्ड एक्सपेंसेस का भी इंश्योरेंस करवाया था, वो भी ठीक है। लेकिन बिजनेस क्योंकि खराब हालत में चल रहा है, तो देखो जहां पर जो गोडाउन है कि जो शॉप है जो रेंट पे चल रहा है, वो तो रेंट पे चल ही रहा है, ठीक है, उसका रेंट तो हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन जब फायर ऑकर हुआ है तो वहां पर भी आग वगैरह लग के वो सिचुएशन खराब है, लेकिन उसका रेंट चल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो पास में और एक गोडाउन है, हम लोग रेंट लेके दूसरा रेंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहला वाला रेंट बंद हो गया, पहला रेंट तो मेरा चल ही रहा है, लेकिन वो जो है वहां पर हालत खराब हो चुका है। तो हम लोग क्या किए, जो भी सामान बचा है उसको हम लोगों ने क्या किया,
जो साइड में और एक शॉप था वहां पर रेंट ले लिया। हम लोगों ने 2 डिलीवरी बॉय को रख लिया कि हाँ दुकान पे लोग आके नहीं खरीद पा रहे हैं, हम लोग उनके घर पहुंचा देते, ठीक है। हम लोगों ने और भी कुछ इम्प्लॉइज को रख लिया बिजनेस ताकि रन होता जाए। इसका मतलब आग लगने के बाद बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ एडिशनल खर्चा करना पड़ सकता है, ठीक है। अब ये खर्चा हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। कैसे? मान लो अगर फायर ऑकर होने के बाद अगर हम लोग कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते, मीन्स अगर हम लोग ये कोशिश नहीं करते कि आग लगने के बाद भी हम लोग अपना सेल कैसे कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली सिचुएशन बहुत खराब है लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपना सेल बंद ना करें, किसी ना किसी तरह से चलाते जाए। जैसे रेंट पे गोडाउन ले लिया, हम लोगों ने कुछ डिलीवरी बॉय को अपॉइंट कर लिया, ठीक है। कुछ क्या है कि गोडाउन के बाहर मान लो चोरी वगैरह ना हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, बाहर में ही, मतलब जगह नहीं है तो बाहर में ही कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन उसको देखभाल करने के लिए हम लोगों ने एक जो है सिक्योरिटी गार्ड को रख लिया। तो इस तरह का हमारा अलग अलग खर्चा बढ़ सकता है, बिजनेस को उस हालत में भी थोड़ा सा कंटिन्यू करने का हमारा खर्चा हो सकता है। दैट इज एडिशनल एक्सपेंस। अब ये एडिशनल एक्सपेंस का पैसा हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से भी लेंगे। क्यों लेंगे, पहले वो बता देते क्यों लेंगे। देखो, ये इसीलिए लेंगे, यहाँ पर जब हम लोग शॉर्ट सेल कैलकुलेट कर रहे थे, एक चीज सोचो कि हम लोग जब शॉर्ट सेल कैलकुलेट कर रहे थे हम लोगों ने देखा था कि स्टैंडर्ड सेल हुआ था पिछले बार का 1,50,000 का हम लोग का ग्रोथ था बिजनेस में, और एक्चुअली हमें इस बार 1,50,000 का सेल करना चाहिए था, बट हम लोगों ने 90,000 का सेल किया था। तो हम लोग का जो सेल है वो शॉर्ट सेल कितना दिखा था, समथिंग कुछ दिख रहा था, 45,000 दिख रहा था, ठीक है। शॉर्ट सेल 45,000 दिख रहा था। लेकिन एक बार सोचो कि अगर हम लोग कुछ एफर्ट नहीं डालते, सोचो अगर हम लोग कुछ एफर्ट नहीं डालते, ये 90,000 कर दिया, ये 1 लाख कर देते हैं, इस तरह से ही लिख देते हैं, ये हो गया 50,000, ठीक है। और अगर हम लोग कुछ भी एफर्ट नहीं डालते तो हमें स्टैंडर्ड सेल तो मिल जाता 1 लाख, हमें ट्रेंड मिल जाता 50,000, ठीक है। अगर 10% है, ये मेरा 50,000 होना चाहिए, मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग कुछ एफर्ट नहीं डालते तो एक्चुअल सेल्स नहीं हो पाता। सोचो अगर हम लोग एफर्ट नहीं डालेंगे, आग लग गया, बिजनेस बंद करके घर पे बैठे, अगर हम लोग एफर्ट नहीं डालते तो हम लोगों का एक्चुअल सेल्स क्या होता, जीरो होता। अगर एक्चुअल सेल्स जीरो होता, शॉर्ट सेल कितना आ जाता, 1,50,000, जहां पर एफर्ट डालने पे शॉर्ट सेल 45,000 हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी को तो इसी शॉर्ट सेल पे जो है कैलकुलेट करके क्लेम देना पड़ता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी किस पे जो है क्लेम देगी, इंश्योरेंस कंपनी ये देखेगी कि कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, तो प्रॉफिट लॉस उतना हुआ होगा जितना सेल नहीं कर पाए। तो ये शॉर्ट सेल पे इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ता है, जो कि आगे के स्टेप में हम लोग देखेंगे। तो कंपनी को एक्चुअल सेल्स करवाना जरूरी है, इससे बेनिफिट दोनों का है। कंपनी का बिजनेस भी रनिंग रहेगा, बिजनेस बंद हो जाता है तो उसका इफेक्ट खराब होता है, तो कंपनी का बिजनेस भी रनिंग रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा है। इस वजह से जो जिसने इंश्योरेंस करवाया, मतलब ये जो पर्सन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, चलो हटा दिया है कोई बात नहीं, तो जो पर्सन इंश्योरेंस करवाएंगे वो क्या बोलेंगे, वो यही बोलेंगे, देखो इंश्योरेंस कंपनी, मैंने जो एडिशनल खर्चा किया, मैंने अलग से और एक रेंट ले लिया, 2 लोगों को रख लिया, एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा, तो इसका बेनिफिट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे मिला, इसका बेनिफिट तो आपको भी मिला है, तो आप मुझे इसका क्लेम दे दीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हाँ दे देंगे, लेकिन इसका बेनिफिट क्योंकि आपको भी मिला है तो हम लोग पूरा क्लेम नहीं देंगे, हम लोग अपना एक कैलकुलेशन लगाएंगे। ये 3 चीज कैलकुलेट करेंगे, 3 चीज कैलकुलेट करने पे जो सबसे लोअर होगा अमाउंट, उसी पे हम लोग क्लेम देंगे। ये हमारा रूल्स है, ठीक है। ये तो मानना ही पड़ेगा, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है तो इनका जो है रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। अब एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कुछ एक होगा, ठीक है। अब ये देखो, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो, मतलब हम लोगों ने सेल को रिड्यूस होने से कितना बचा लिया वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। एडिशनल सेल्स हम लोगों ने जो करवाया ड्यू टू एक्सपेंस, अब ये कब कितना मानना है उसका यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट दिया है, उसको हम लोग तब डील करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इतने का मतलब समझ लेते हैं कि एडिशनल एक्सपेंस का मतलब समझ में आ गया, जो खर्चा हम लोगों ने किया, या फिर इसको एक्चुअल एक्सपेंस भी बोलते हैं, जो खर्चा हम लोगों ने किया बिजनेस को उस हालत में भी रन करवाए रखने के लिए। और रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड का मतलब होता है जो सेल्स कम होने से हम लोगों ने बचा लिया। जैसे मेरे एग्जांपल पे पूरा 1,50,000 ही मेरा सेल कम हो सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ 45,000 ही सेल कम करवाया, बाकी मैंने कोशिश किया कि हम लोग सेल करवा ले, ठीक है। अब ये क्या है, ये चीज देखो, इसको समझना पड़ेगा, ये इतना बड़ा फॉर्मूला ये क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। देखो, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, इसको एक्सप्लेन करके हम बताते हैं ये क्या है। यहाँ पर लिखते हैं, देखो,
फॉर्मूला को एक्सप्लेन करते ही ऐसा फॉर्मूला क्यों बना है, तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस इनटू, ये हम शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ये भी हम बताएंगे क्या होता है। फिलहाल एनुअल टर्नओवर मतलब होता है पूरे एक साल का टर्नओवर, एडजस्टेड क्यों है वो हम लोग आगे देखेंगे। इसको हम एएटी लिखते हैं शॉर्ट में, एएटी इंटू जीपी रेशियो, एएटी इंटू जीपी रेशियो, ठीक है। ये यहाँ पर है, नीचे भी सेम चीज है, एएटी इंटू जीपी रेशियो, प्लस है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, इसको भी मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब ये समझ रहे हो, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मतलब ऐसा स्टैंडिंग चार्जेस जिसपे हम लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करवाया। जैसे मैंने यहाँ पर दोनों पे इंश्योरेंस दिखवा दिया, रेंट और सैलरी, मान लो हम लोग रेंट पे ही इंश्योरेंस करते, सैलरी पे नहीं करते, तो अब हम लोग का कितना हो जाता, यहाँ पर 3 लाख के जगह यहाँ पर 2 लाख हो जाता है ना। तो फिर पॉलिसी वैल्यू कितने का हो जाता, 5 लाख प्रॉफिट, और यहाँ पर हो गया ये मैंने 2 लाख ही यहाँ पर ऐड किया था, चलो कोई बात नहीं। अगर अगर 3 लाख पूरा लेते तो 3 लाख का करना पड़ता, अगर सिर्फ रेंट का लेंगे तो 2 लाख। ये देखो अनइंश्योर्ड, इसका मतलब मैंने रेंट का ही दिखाया है, तो रेंट मेरा इंश्योर्ड कैटेगरी में आता है, जबकि सैलरी मेरा अनइंश्योर्ड कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब हम समझा रहे थे कि जितना इन स्टैंडिंग चार्जेस को हम लोगों ने इंश्योर्ड नहीं करवाया। अब इसका कैलकुलेशन देखो, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, ये तो समझ गए हो, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस मतलब बिजनेस में हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्या खर्चा किया ताकि बिजनेस रन करता गया, ठीक है। एएटी, एएटी का मतलब एनुअल टर्नओवर, तो इसको हम सिर्फ एक बार सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखते हैं टर्नओवर, ठीक है। और जीपी रेशियो को क्या लिखेंगे, जीपी रेशियो का मतलब अभी अभी हम लोगों ने देखा, ये अकाउंट्स वाला जीपी रेशियो नहीं होता है, ये इंश्योरेंस कंपनी का जीपी रेशियो है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। और इनटू 100 नहीं कर रहे, नीचे भी सेम आएगा, तो 100 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो टर्नओवर, turnover into net profit plus insured standing charges divided by sales in previous year, ठीक है, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब इसको समझो, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, फिर से यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो गया टर्नओवर इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल्स इन प्रीवियस ईयर। इसको हम एक्चुअली कैंसिल करना चाहते हैं, ये इस तरह से कर देते हैं, देखो ये इस तरह से भी हो जाएगा, इसको दोबारा ना लिख के हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये देखो टर्नओवर एंड टर्नओवर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, टर्नओवर एंड टर्नओवर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, टर्नओवर टर्नओवर, सेल्स और सेल्स, है ना, सेल्स इन प्रीवियस ईयर और सेल्स इन प्रीवियस ईयर, इसको आगे जाके कैलकुलेट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आगे जाके कैलकुलेट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, सेल्स इन प्रीवियस ईयर, सेल्स इन प्रीवियस ईयर, ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन मोड में है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक्चुअली देखो इसको इतना बड़ा लिखने में प्रॉब्लम होगा, टर्नओवर इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये ऊपर है, ये अमाउंट जो है ये ऊपर है, ठीक है, ये अमाउंट ऊपर है, और यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये है इस तरह से टर्नओवर इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ पर प्लस ये अमाउंट है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, टर्नओवर टर्नओवर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो हाँ, तो यहाँ पर देखो बचेगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, प्लस यहाँ पर एक बचेगा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, प्लस यहाँ पर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बच जाएगा। अब इसको अगर हम लोग समझते हैं तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है,
नेट प्रॉफिट यहाँ पर इनटू है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और यहाँ पर है इसको मान लेते हैं नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये एक्स हो गया, नीचे भी एक्स, और यहाँ पर इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब देखो कि टोटल हम लोगों को कितना इंश्योरेंस करवाना चाहिए लॉस ऑफ प्रॉफिट का, प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अगर कोई स्टैंडिंग चार्जेस है उसे इंश्योरेंस करवाना चाहिए, लेकिन जो इंश्योरेंस करवा लिया उसको इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बोलेंगे, जो नहीं करवाया अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मतलब बेसिकली हमें ये इतना इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, लेकिन उसमें हम लोगों ने इतना ही करवाया। ठीक है, मतलब हम लोगों ने प्रॉफिट और कुछ स्टैंडिंग चार्जेस को इंश्योर्ड करवाया। ठीक है, और ये टोटल हमारा इंश्योरेंस का वैल्यू होना चाहिए था। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपको तो इसको भी कवर करवाना चाहिए था, आपने कुछ कवर करवाया कुछ नहीं करवाया, आपका टोटल कवरेज इतने का होना चाहिए, आपने कवरेज जस्ट इतने का ही लिया। ठीक है, तो आपको प्रोपोर्शनेटली हम लोग एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस का अमाउंट देंगे। तो जितना भी खर्चा करेंगे हम लोग उसके हिसाब से, मान लो हम लोगों ने खर्चा किया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज एडिशनल एक्सपेंसेस किया। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उस 1000 रुपीज को प्रोपोर्शनेटली बांट देगी कि 1000 पूरा हम क्यों पे करें, क्योंकि आपने तो पूरा इंश्योरेंस नहीं करवाया, आपका वैल्यू इतना होना चाहिए, आपने इतना ही करवाया, तो आपको इतना परसेंटेज ही मिलेगा। मान लो ये एक्स का वैल्यू है 100 और यहाँ पर ये है 100 प्लस 100 200, मतलब हम लोगों ने 50% खुद को इंश्योर्ड करवाया। ठीक है, 200 करवाना चाहिए था 100 करवाया, 50% इंश्योर्ड करवाया, तो हमें 50% ही मिलेगा इस अमाउंट का। इस वजह से ये फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला का मीनिंग फिर याद करने में मुश्किल होता है ना कि क्या हुआ कहाँ से आया, इसलिए मैंने समझा दिया। ये फॉर्मूला इंश्योरेंस कंपनी इस तरह से बना के रखी है, तो इसका तुम लोग के मतलब एग्जाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसको तुम लोग को याद करना ही पड़ेगा, बट अगर लॉजिकली सोचोगे तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो ये तीन चीज हमें समझ में आ गया, ये स्टेप 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अब इसको पढ़ते हैं, इफ एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस कांट बी आइडेंटिफाइड। अगर एडिशनल सेल्स हम लोगों ने कितना किया है, मतलब रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, ये हमें क्वेश्चन में कभी कभी अलग से बता देता है। अगर नहीं बताता है तो हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा कि एक्चुअल सेल्स इन डिसलोकेशन पीरियड एज एडिशनल सेल्स, ये हम बता देंगे क्या होगा। और इफ एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कांट बी कैलकुलेटेड, अगर एएटी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, एएटी पहले कैलकुलेट करने आना चाहिए तभी पता चलेगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं देन हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर एनुअल टर्नओवर इन एबव फॉर्मूला, देन हमें एनुअल टर्नओवर जो है वो लेना पड़ेगा ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो ये जब करेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये हम स्टेप 3 जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टेप 4 में चलते हैं। कैलकुलेट टोटल लॉस, लॉस कितना हुआ, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट का लॉस चेक करना है, तो प्रॉफिट चेक करेंगे, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, जितना नहीं बेच पाए, यानी जो शॉर्ट सेल था उस पे जितना प्रॉफिट नहीं कमा पाए। ठीक है, प्लस क्या क्या लेंगे, क्या क्या लॉस हुआ, जो हम लोगों ने एडिशनल खर्चा किया, एडिशनल एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने किया, वो उसका हमें क्लेम कैसे मिलेगा, उसका क्लेम हमें ये तीनों में जो लोअर होगा वो मिलेगा। तो एडिशनल एक्सपेंस क्लेम बोल के लिखेंगे, क्लेम जो है वही मिलेगा, एक्सपेंस भले ही कितना किया हो हम लोगों ने। इंश्योरेंस कंपनी अपना फॉर्मूला लगाएगी, लगा के हमें एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम पे कर देगी। तो जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो मिलेगा, वो हमारा लॉस है, जो एडिशनल एक्सपेंसेस किया वो हमें मिलेगा, वो हमारा लॉस है। माइनस यहाँ पर हो जाएगा सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो इंश्योरेंस कंपनी और एक चीज भी बोलेगी, ये बोलेगी कि देखिए आपने जो भी इंश्योर्ड करवा रखा था स्टैंडिंग चार्जेस, उसका पेमेंट तो हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो उसका बेनिफिट तो आपको मिल रहा है, तो आप उतना अमाउंट कम कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल लॉस। ठीक है, कंपनी बोलेगी आपका ये टोटल लॉस है, हम मानते हैं आपने एडिशनल एक्सपेंसेस किया तब बिजनेस रन हुआ, इसका बेनिफिट हमें भी मिला। ठीक है, आपने क्या है शॉर्ट सेल जो है, शॉर्ट सेल जो है आप नहीं कर पाए, मतलब इतना सेल आप नहीं कर पाए, इस पे आप ये प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन जब ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा था ना विद जीपी रेशियो, तब वहां पर हम लोगों ने इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के हिसाब से आपका जीपी रेशियो बढ़ा रखा है, तो आपको जो स्टैंडिंग चार्जेस आप इंश्योर्ड करवा रखे हो उसका बेनिफिट तो आपको मिल रहा है, तो आप वो लेस कर दीजिए, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जितना सेव हो जा रहा है वो आपको लेस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे स्टेप 5,
कैलकुलेट क्लेम। क्लेम कैसे कैलकुलेट होगा? क्लेम इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट इनटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो। क्योंकि देखो 8 इंटू जीपी रेशियो करने से हमें ये पता चल जाता है कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, है ना। तो जितना प्रॉफिट हो सकता था और उसमें कितना लॉस हुआ, उस हिसाब से हमें पॉलिसी अमाउंट के हिसाब से अपोर्शन करके दे दिया जाएगा। ये हो गया स्टेप 5, जो कि लास्ट स्टेप था। अब हम लोग यहाँ पर पूरा चीज अभी तक जो हम लोगों ने सीखा उसको एक डायग्राम के थ्रू से समझ लेते हैं। देखो, सपोज हम लोग का यहाँ पर हुआ है, ये जो डेट है इसको हम दे देते हैं डेट ऑफ फायर, ठीक है। इस दिन जो है फायर ऑकर हुआ है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक सपोज हम लोगों का बिजनेस जो है वो डिसलोकेशन पीरियड में है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक हम लोग का बिजनेस पहले जैसा नहीं रहा। ये हम मान लेते हैं ये है मेरा डिसलोकेशन, ये हो गया डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है। ये डिसलोकेशन पीरियड हो गया। और यहाँ पर जो सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल सेल्स, ठीक है। सेम इसी पीरियड का सेल हमें यहाँ पर ढूंढना है, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल प्रीवियस ईयर में। स्टैंडर्ड सेल मैंने सेम कलर से कर दिया, सेम तरह से ही हम ड्रॉ करेंगे। ये देखो मैंने सेम कलर और सेम चीजों से ड्रॉ कर दिया। ये हो गया स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सेल ये कौन से ईयर का होता है? ये होता है जस्ट उसके प्रीवियस ईयर का, यानी लास्ट ईयर का, ठीक है। और ये एक्चुअल सेल होता है डिसलोकेशन। इसको हम लोग एक्चुअल सेल्स को यहाँ पर कर देते, ये बाद में लिखेंगे, ठीक है। तुम लोग लिख लियो तो कोई बात नहीं, रहने दो। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे करेंट ईयर। ये करेंट ईयर के सेल के एक्चुअल सेल्स के साथ प्रीवियस ईयर का सेम पीरियड का हम लोग स्टैंडर्ड सेल को कंपेयर करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल को कंपेयर करेंगे। अब डिसलोकेशन पीरियड क्या है? डिसलोकेशन पीरियड है जब तक बिजनेस मेरा मतलब अपने हिसाब से जैसे चल रहा था वैसा मोड में जब तक नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है। डिसलोकेशन पीरियड जो है वो जब तक बिजनेस पहले जैसे हालत में नहीं होता है। तो यहां से डिसलोकेशन पीरियड स्टार्ट हुआ। अब ये तब तक चलेगा जब तक हम लोग पहले जैसा नहीं कर लेते हैं, ठीक है। जब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक हम लोग पहले जैसा इसको नहीं कर लेते हैं, ठीक है। सपोज अगर यहां तक चला। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिख देते हैं एक चीज, सिमिलर पीरियड टू डिसलोकेशन, डिसलोकेशन, ठीक है। सिमिलर पीरियड ये वाला स्टैंडर्ड सेल। अच्छा, या फिर अफेक्टेड पीरियड बोल सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि ये मान लेते हैं 1 साल है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर है ये पूरा, ठीक है। इसके बाद ये ईयर स्टार्ट हुआ था और ये ईयर सपोज यहाँ खत्म होने वाला था, लेकिन यहाँ पर जो है फायर ऑकर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है फायर ऑकर हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो, ये हम लोग को यहाँ पर और एक टर्म मिला था, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर क्या होता है ये अच्छे से सुनो। जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन से लेके बैक में हमें 12 मंथ्स काउंट करना है। जहां पर 12 मंथ्स कंप्लीट होता है, यहां से लेके जहां 12 मंथ्स कंप्लीट होगा वही हम लोगों का हो जाएगा एनुअल, क्योंकि एनुअल मतलब 12 मंथ्स, ठीक है। तो हमें 12 मंथ्स कवर करना है, बट कहाँ से करना है? डेट ऑफ फायर से लेके हम लोगों को जहां पर जाने से हमारा 12 मंथ्स कवर होता है। तो मैंने ये एक एजम्पशन के साथ कर दिया। अब इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, वो तो डेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनुअल टर्न ओवर बोलेंगे इसे, ठीक है। एनुअल टर्न ओवर। तो फिर एडजस्टेड क्यों लिखा था मैम? एडजस्टेड क्यों? अगर ट्रेंड है बिजनेस में, ठीक है, इफ ट्रेंड इज एडजस्टेड, तो ट्रेंड है तो ट्रेंड को भी हम लोग वहां पर एडजस्ट करेंगे। इफ ट्रेंड इज एडजस्टेड देन इट इज कॉल्ड, then it is called annual adjusted turnover, annual adjusted
टर्नओवर, ठीक है। तो इसको हम लोग एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने छोटा छोटा चीज जो है यहाँ पर ड्रॉ करके स्टेप्स के साथ सारा बता दिया। अब तुम लोग को करना क्या है, अब हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ बाकी समझेंगे, ठीक है। अभी इतना ही समझो, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग बाकी समझ लेंगे। अच्छा, अच्छा पहले देखो हम लोग एक छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पहले छोटा क्वेश्चन देखो। ए फायर ऑकर 1/6/2013, business was dislocated up to 31st of December 2013. Sales in last year every month was rupees 10 lakh. GP ratio is 30%. Calculate loss of profit, ठीक है। तो मुझे बताओ कि लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या, सिंपल समझो, ठीक है। बहुत सारा स्टेप है तो इसमें टेंशन लेने का बात नहीं, हो जाता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब, प्रॉफिट लॉस मतलब क्या, जितना हम लोग सेल नहीं कर पाए वही हम लोगों का प्रॉफिट लॉस होता है। तो हम लोगों ने कितना नहीं सेल किया होगा। देखो फायर ऑकर कब हुआ, फायर ऑकर हुआ है 1/6/13 को, ठीक है। बिजनेस वॉज डिसलोकेटेड मतलब बिजनेस को सेटल डाउन करने में हमको टाइम लग चुका है 31 दिसंबर 2013, ठीक है। यहां से यहां तक हम लोग का डिसलोकेशन पीरियड। तो डिसलोकेशन पीरियड का टाइम कितना हो गया, बताओ कितना टाइम पीरियड होता है डिसलोकेशन पीरियड। टाइम बताओ कितना होता है डिसलोकेशन पीरियड, जून से लेके दिसंबर कितना हो गया, जून पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ, ठीक है। डिसलोकेटेड हालत में था। सेल्स इन लास्ट ईयर एवरी मंथ, ठीक है। लास्ट ईयर हर मंथ, लास्ट ईयर मतलब 13 के पहले, 13 के पहले लास्ट ईयर जो था मतलब 12। अब इनका ईयर स्टार्टिंग नहीं बताया, अगर जैन टू दिसंबर भी होता है तो भी लास्ट ईयर मतलब हम लोग का 12 हो गया, अगर जैन टू दिसंबर मानते। लास्ट ईयर हर मंथ सेल था 10 लाख, जीपी रेशियो था 30%। हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, ये देखो लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, जितना शॉर्ट सेल हुआ इंटू जीपी रेशियो। जितना सेल नहीं कर पाए वही हम लोग का लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो, ठीक है। अब शॉर्ट सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, जीपी रेशियो तो हमें क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हमें देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेल मतलब प्रीवियस ईयर का सेम पीरियड का हमें सेल कैलकुलेट करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड सेल कितना होगा ये बताओ, स्टैंडर्ड सेल कितना होगा प्रीवियस ईयर में, हर मंथ मतलब पूरा 12 महीने ही 10-10 10-10 लाख करके सेल हुआ। हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तुम लोग सेम पीरियड का करेंगे ना, हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तुम लोग सेम पीरियड का करेंगे। तो डिसलोकेशन पीरियड है 7 मंथ्स का, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर अगर कंपेयर करना है तो हम लोग कितने पीरियड का करेंगे, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इंडेमनिटी पीरियड, ठीक है। इंडेमनिटी पीरियड फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से हम लोगों ने इंडेमनीफाई किया था 6 मंथ्स का, तो हमें सपोर्ट कितने टाइम का मिलेगा। फॉर ये मेरा एक एग्जाम्पल है कि मेरा बिजनेस एक्चुअली 7 मंथ्स लगा इसको फिर से एज इट इज होने के लिए, लेकिन मैंने इंडेमनिटी पीरियड डिफाइन किया था 6 मंथ्स, मतलब मैंने 6 मंथ्स के लिए अपने आप को इंडेमनीफाई डिफाइन किया था इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितने दिन का सपोर्ट देगी मुझे बताओ, 6 मंथ्स का देगी कि 7 मंथ्स का देगी, मुझे ये बताओ कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे 7 मंथ्स का सपोर्ट देगी कि 6 मंथ्स का देगी। इंडिमनिटी पीरियड मतलब इंश्योरेंस कंपनी जितने दिन मुझे हेल्प करती है, डिसलोकेशन मतलब मुझे एक्चुअली फिर से आगे जैसा होने में जो टाइम लगता है। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा हम लोगों का मतलब सपोर्ट पीरियड होगा, इंश्योरेंस कंपनी से कितने दिन का सपोर्ट मिलेगा, 6 मंथ्स का या 7 मंथ्स का, बोलो ना। 6 month. 6 मंथ्स करेक्ट। तो मुझे 6 मंथ्स का ही सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। 6 मंथ्स का मैक्सिमम मिल सकता है, तो मुझे 6 मंथ्स का प्रॉफिट लॉस का ही रिकवरी मिल सकता है, ठीक है। तो मेरा 6 मंथ्स का कितना स्टैंडर्ड सेल है, 6 मंथ्स का हर मंथ अगर 10 लाख करके है तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 60 लाख।
ठीक है। 6 मंथ्स का 60 लाख हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है, 60 लाख। अब यहाँ पर एक्चुअल सेल्स कुछ नहीं बोला था, मतलब हम लोगों ने ट्रेंड भी कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पर देखो ट्रेंड गायब है। यहाँ पर देखो प्लस माइनस के हिसाब से नो ट्रेंड इज गिवन, तो ट्रेंड यहाँ पर नहीं आया। फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक्चुअल सेल्स लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअल सेल्स जो हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ये एग्जाम्पल के हिसाब से, नॉर्मली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये 60 लाख मेरा क्या हो गया, शॉर्ट सेल। ठीक है, अब ये 60 लाख पूरा ही हम नहीं सेल कर पाए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, 60 लाख का 30% यानी कि 18 लाख। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। इस तरह से कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। अच्छा, हम लोग एक क्वेश्चन लेके ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, इलास्ट्रेशन 8, इलास्ट्रेशन 8 देखो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इलास्ट्रेशन 8 में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इंडिमनिटी पीरियड यहाँ पर 13 मंथ्स बोल रखा है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी का सपोर्ट मैक्स टू मैक्स हमें 13 मंथ्स का मिल सकता है, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं यहाँ क्या बोला है, सम इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी ले रखा है हम लोगों ने 2 लाख का, टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 31 ऑफ दिसंबर 2001, यानी ईयर एंड होता है जैन टू दिसंबर का। ठीक है, 12 लाख का टर्नओवर यानी कि सेल्स हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, नहीं भी करे तो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ये अकाउंट्स वाला जीपी नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी वाला जीपी है। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,40,000 गिविंग ए ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 20%। ठीक है, तो ये जो है 20% जीपी रेट यहाँ पर बता रखा है, और प्रॉफिट का अमाउंट है 2,40,000, और ये 20% जीपी के हिसाब से है। नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, ऑल स्टैंडिंग चार्जेस और नेट प्रॉफिट है 2,90,000, दैट इज 50,000 ऑफ द स्टैंडिंग चार्जेस आर नॉट इंश्योर्ड। तो इसमें से ये 2,90,000 है नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब ऑल मतलब इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड। ठीक है, इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड। 50,000 जो है स्टैंडिंग चार्जेस आर नॉट इंश्योर्ड, तो अगर 50,000 नॉट इंश्योर्ड है तो हमें यहाँ से इंश्योर्ड वाला भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फायर ऑकर्स ऑन 31 मार्च 2002 एंड इफेक्ट्स बिजनेस फॉर 6 मंथ्स। फायर ऑकर हुआ था 31 मार्च को और इफेक्ट हुआ है 6 मंथ्स के लिए, बिजनेस को इफेक्ट करके गया। अब बोलो इंश्योरेंस कंपनी कितना सपोर्ट देगी, मैक्स टू मैक्स तो 12 मंथ्स का था, लेकिन अगर हमें 6 मंथ से लगा रिकवर होने का, तो इंश्योरेंस कंपनी कितने दिन के लिए सपोर्ट करेगी, क्या वो फिर भी 12 मंथ्स का सपोर्ट करेगी या 6 मंथ्स का करेगी, क्या लगता है बोलो। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था 12 मंथ्स का हम लोग हेल्प कर देंगे, क्योंकि ये हम लोग का, सॉरी 13 मंथ्स का हेल्प करेंगे क्योंकि ये पॉलिसी में लिखा हुआ था, लेकिन अगर किसी का बिजनेस 6 मंथ्स में ही रिकवर हो गया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसे बैठ बैठ के 13 मंथ्स तक हेल्प करेगी या 6 मंथ्स ही करेगी, 6 मंथ ही करेगी। 6 मंथ्स ही करेगी ना। तो ये हो जाता है विच एवर इज लोअर, वही तो होना चाहिए ना। अगर 6 मंथ्स में आप रिकवर हो गए हो तो फिर क्यों, अगर मान लो हम लोग बीमार है, डॉक्टर ने बोला 1 साल लगेगा ठीक होने के लिए, लेकिन अगर अगर हम लोग अपने एफर्ट्स से जो है 6 मंथ्स में रिकवर हो सकते हैं, तो क्या उसके बाद भी मेडिसिन लेना जरूरी है, ऑब्वियसली नहीं जरूरी है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी वैसे ही होगा। टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2002 11,70,000, टर्नओवर 141 से लेके 30 सितंबर तक 5 लाख। और यहाँ पर ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब तक हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सेल्स बता रखा है, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 10,000 बोल रखा है, बस इतना ही बोला है। हम लोग को पॉलिसी अमाउंट के हिसाब से कितना क्लेम मिलेगा वो कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, देखो कैसे होगा। देखो यहाँ पर इंडिमनिटी पीरियड 13 मंथ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर सम इंश्योर्ड 2 लाख, मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं पॉलिसी वैल्यू। सम इंश्योर्ड मतलब जितना हम लोगों को कवरेज मिलेगा, यानी पॉलिसी वैल्यू 2 लाख। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू हो गया 2 लाख। टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर, मतलब ईयर जो है जैन टू दिसंबर का है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 31 ऑफ दिसंबर 2001, 1 जैन 2001 यहाँ से लेके। ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का टर्नओवर यानी कि सेल्स जो है वो 12 लाख है, यहाँ पर लिख देते हैं टर्न ओवर 12 लाख का है।
ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,40,000 गिविंग ए ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 20%। तो जीपी जो है यहाँ पर लिखते हैं, जीपी का रेट लिख लेते हैं, जीपी का रेट है 20%। ठीक है, जीपी का रेट है 20%। और ये जो है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,40,000 है। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,40,000 है, ये हमें क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बता रखा है। अच्छा, नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस है 2,90,000। देखो, नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग मतलब इंश्योर्ड स्टैंडिंग, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग, ये मिला के कितना है, ये मिला के है 2,90,000। ठीक है, ये मिला के हो गया 2,90,000। अब हमें क्या बोला है कि 50,000 अनइंश्योर्ड है, मतलब अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये फिर से अलग से बताए। ये देखो कंफ्यूज करने के लिए इतना सारा डेटा दिया है, बाकी हम लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,40,000 होता है और सारा मिला के 2,90,000 होता है, तो फिर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 50 होगा। माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा ना। दिस अमाउंट 2,40,000, तो इसके जगह पे हम लोग पुट कर सकते थे 2,40,000, तो अनइंश्योर्ड मिल जाता। इन दोनों का गैप 50,000, ये भी बताया है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए इतना सारा डेटा दे रखा है, बाकी इंडिविजुअली तो ऐसे ही निकल जाता। ठीक है। अच्छा, फायर ऑकर्ड ऑन 31 मार्च 2002। फायर ऑकर कब हुआ है, 31 मार्च, मतलब इसके बाद जो ईयर स्टार्ट हुआ था ये खत्म होने वाला था 31 दिसंबर 2002 में। बाई चांस फायर ऑकर्ड हुआ है 31 मार्च 2002 में। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर दिया, फायर ऑकर हुआ है 31 मार्च 2002 में। ठीक है। अच्छा, एंड इफेक्ट्स बिजनेस फॉर 6 मंथ, 6 मंथ्स के लिए बिजनेस को इफेक्ट किया है, मतलब कितना टाइम पीरियड होगा, मार्च का एंड है, मार्च को छोड़ देते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 30 सितंबर 2002 तक ये है डिसलोकेशन पीरियड। ये पीरियड हो गया अफेक्टेड, यानी क्या, डिसलोकेशन पीरियड। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बोला है देखो, टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002 का टर्नओवर 31 मार्च 2002 को अगर हम लोग मान लेते हैं ईयर एंड, तो ये टर्नओवर होता है 11,70,000 का। ठीक है, तो टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2002। ठीक है, तो अगर एंड 31 मार्च 2002 को होता है, प्लीज मुझे इतना बताओ इसका स्टार्टिंग कब हुआ होगा। अगर मुझे 31 मार्च 2002 को 12 मंथ्स का एंड मानना है तो उसका स्टार्टिंग कब हुआ होगा, इतना बताओ मुझे। जैसे दिसंबर अगर एंड होता है तो स्टार्ट कब होता है, जैन, तब तो जाके 12 मंथ्स होता है। तो अगर मार्च मेरा एंड है तो स्टार्ट कब हुआ होगा 12 मंथ्स कवर करने के लिए, अप्रैल। अप्रैल ठीक, ठीक है, अप्रैल का यहाँ पर अप्रैल तो होगा, बट डेट बताओ, 1/4 क्या होगा, मतलब ईयर बताओ, ईयर बताओ, वन और फोर 1 वन वन होगा, वन होगा। तो यहां से यहां तक हो गया। ये क्या निकल गया, ये निकल गया एनुअल टर्नओवर, क्योंकि अभी 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 थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम लोग को बताया था कि यहाँ पर एनुअल टर्नओवर क्या माना जाता है, डेट ऑफ फायर से लेके बैक में जाके 12 मंथ जहां खत्म होता है वही हम लोगों का एनुअल टर्नओवर होगा। और अगर क्वेश्चन में ट्रेंड मिलता है तो एडजस्ट करके हो जाता है एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। ठीक है, तो ये हम लोग फिलहाल लिख लेते हैं एनुअल टर्नओवर, क्योंकि मुझे ट्रेंड तो कुछ परसेंटेज से दिखा नहीं, अगर कैलकुलेट कर पाएंगे तो लिख लेंगे। अच्छा, अब ये जो है ये बता ही दिया है, चलो अच्छा बात है, ये बता ही दिया 11,70,000, तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। 11,70,000 ये हमें कैलकुलेट करके बता दिया। किसी किसी क्वेश्चन में नहीं बताता है, यहाँ से मान लो थोड़ा थोड़ा सेल बता देता है यहाँ का, फिर हमें ऐड करके खुद को कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन है तो थोड़ा इस तरह से दिया है, आसान है। 1/4/2001 से लेके 30 सितंबर तक का टर्नओवर 5 लाख। 1/4 मतलब फायर ऑकर हुआ उसके बाद 31 को हुआ, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का जो टर्नओवर है वो है 5 लाख। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का टर्नओवर है 5 लाख अफेक्टेड पीरियड का। फिर 1/4/2002 से लेके, ओ सॉरी, ये वन का था, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, तुम लोग नहीं बोल रहे हो, यहाँ पर 2001 है ना, ये तो 2002 है। 1/4/2001 से लेके 30 सितंबर 2001 तक का सेल है 5 लाख। 1/4/2001 से लेके 30 सितंबर 2001 तक का
सेल यहाँ का ये जो सेल है ये कितना है, ये बता रखा है, ये सेल है 5 लाख का, ठीक है, ये 5 लाख का सेल है, ठीक है। ये सेल जो है और यहाँ पर जो सेल है वो दोनों कंपेरेबल होगा। ये भी देखो अप्रैल से सितंबर, ये भी मार्च के दूसरे दिन ना, अप्रैल से सितंबर, यानी ये कौन सा सेल है, ये है स्टैंडर्ड सेल, ठीक है, और ये कौन सा सेल है, ये है एक्चुअल सेल्स, ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेल, ये एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितना है, 3 लाख, एक्चुअल सेल्स कितना है, 3 लाख। ये दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे शॉर्ट सेल फाइंड आउट करने के लिए। रिडक्शन इन टर्नओवर बोल रहा है 2 लाख, यहाँ पर दिखाई दिया देखो, 5 लाख प्रीवियस ईयर हुआ था, सेम पीरियड में इस साल आग लगने की वजह से 3 लाख हुआ, तो रिडक्शन कितना हुआ, 2 लाख। ये क्वेश्चन हमें बता दिया है, ठीक है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन आगे जाके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिडक्शन दिख ही रहा है, 2 लाख का रिडक्शन है। सेल्स अमाउंटिंग 1,60,000 जनरेटेड इन पीरियड 1/4/2002 से लेकर 30 सितंबर 2002 बाय इनकरिंग एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ 30,000। बोल रहा है कि सेल्स इस पीरियड में 1,60,000 जनरेट किया गया है, यहां से लेके यहां में और भी सेल जनरेट किया गया है 1,60,000 का। ये मतलब ये 3 लाख सेल हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है, 3 लाख सेल हम लोग नहीं कर पाते अगर हम लोग ये एक्सपेंस नहीं करते। बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने 1,60,000 का एक्स्ट्रा सेल जनरेट किया है, अगर हम लोग 30,000 नहीं खर्चा करते तो हम लोग 1,60,000 नहीं कर पाते, यानी हम लोग कितना सेल कर पाते, यानी हम लोग सेल कर पाते यहाँ पर 1,40,000 का, ठीक है, 1,40,000 का हम लोग आराम से सेल कर पाते। क्या होता है, बिजनेस एक रनिंग है, उसका कुछ प्रोडक्ट का गुडविल होगा, ये होगा, तो लोग आते हैं, बेच दिया हम लोगों ने, लेकिन ये सेल 3 लाख तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने मेहनत किया, हम लोगों ने 30,000 का एडिशनल खर्चा किया, इसीलिए सेल्स 1,60,000 इस पीरियड में ज्यादा कर पाए, अदरवाइज 1,40,000 ही कर पाते, ठीक है, इस लाइन का मतलब ये होता है। अब हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखो एडिशनल एक्सपेंस मिल गया 30,000, ये हमें एक चाहिए था एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंस 30,000, ठीक है, एडिशनल एक्सपेंस 30,000। सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 10,000, सेविंग्स जो हुआ है इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्योंकि हम लोगों ने स्टैंडिंग चार्जेस को इंश्योर्ड करवाया था, हमारा 10,000 सेव हुआ, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन लिख लिया हम लोगों ने। अब किस तरह से इसको हम लोग करेंगे, देखो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, ये उतना आसान नहीं होता है लॉस ऑफ स्टॉक की तरह, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो स्टेप 1 हम लोग करेंगे शॉर्ट सेल का, शॉर्ट सेल का, ठीक है। शॉर्ट सेल कैसे हो जाएगा, शॉर्ट सेल का कैलकुलेशन होता है, पहले हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल कौन सा होता है, जो इस साल का फायर ऑकर हुआ है सिमिलर पीरियड का, 1/4 से लेके 30 सितंबर 2001 का, 1/4 से लेके 30 ऑफ सितंबर 2001 का जो है, ये हो जाएगा हम लोग का स्टैंडर्ड सेल, जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 लाख, ठीक है, ये लिख लेते हैं 5 लाख। अब क्वेश्चन में हमें कोई ट्रेंड नहीं दे रखा है, ठीक है, ट्रेंड अगर नहीं दे रखा है तो हम लोग नहीं एडजस्ट करेंगे, लेकिन एक चीज चेक करेंगे, क्या ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई डेटा है। ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, क्योंकि हमें कौन सा डेटा चाहिए, अनएफेक्टेड पीरियड का डेटा चाहिए, मतलब ये जैन से लेके मार्च तक का हमें डेटा चाहिए था, बट वो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ट्रेंड हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेंड एप्लीकेबल नहीं है। लेस कर देते हैं एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स कितना हुआ है, 3 लाख का, तो ये कितना हो गया, 2 लाख। एक्चुअल सेल्स हो गया 3 लाख का, 2 लाख हो गया, ये हो गया हम लोग का शॉर्ट सेल, ठीक है, ये हम लोग का हो गया शॉर्ट सेल हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, शॉर्ट सेल के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये देखो शॉर्ट सेल के बाद स्टेप वाइज चलते हैं। शॉर्ट सेल कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पर था ना, अच्छा शॉर्ट सेल कैलकुलेट कर लिया, ट्रेंड व्रेंड तो था नहीं क्वेश्चन में, छोड़ो। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जीपी रेशियो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, गिवन है, चलो ये भी सही है, जीपी रेशियो हमारे पास गिवन है, तो स्टेप 2 नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 3 पे चलते हैं, स्टेप 3 पे बोला है कैलकुलेट एडिशनल एक्सपेंस, तो ये हम लोग का स्टेप 2 हो जाएगा, कैलकुलेट एडिशनल एक्सपेंस। पहला एक्चुअल एक्सपेंसेस,
एक्चुअल या एडिशनल एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने रियल में किया है वो है ये 30,000, है ना, ये है 30,000। सेकेंड, एक्चुअल एक्सपेंस फॉर्मूला लिखेंगे, मुझे तो याद है, तुम लोग याद कर लो, ठीक है। AAT एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो, मुझे तो करवाते करवाते याद हो चुका है कब का ही, तुम लोग भी लिखते लिखते तुम लोग को याद हो जाएगा। इनटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तुम लोग एग्जाम में पूरा लिखोगे लैंग्वेज के साथ, यहाँ पर हम शॉर्टकट ले रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा तो पूरा लिखना है। जीपी रेशियो, जीपी रेशियो 20%, ठीक है, जीपी रेशियो 20%। अच्छा, AAT एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, ये हम लोगों का कितना है ये देखते हैं, देखो एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर 11,70,000, ये हमें गिवन है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, 11,70,000 दे दिया है। प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये भी दे दिया है, क्वेश्चन में सारा चीज दे ही दिया है, ज्यादा कुछ हमें करना नहीं पड़ रहा है, 50,000, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 11,70,000 इंटू 20% प्लस 50,000 कितना होगा, चेक करते हैं, रुको मेरे पास कैलकुलेटर, अच्छा ठीक है, मोबाइल वाले कैलकुलेटर पे करते हैं। 11,70,000 इंटू 20%, 2,34,000, तो 30,000 इंटू 2,34,000 डिवाइडेड बाई 2,34,000 प्लस 50,000, ये कितना हो जाएगा, 2,84,000, तो इंटू 2,34,000, सॉरी 30,000, एक मिनट, 30,000 डिवाइडेड बाई 2,84,000, 24,718 ऐसा आ रहा है, देखो रुपीज 24,718.30, तो इसको मैं अप्रोक्स लिख देते, ठीक है, इतना आ रहा है। और 3 नंबर पॉइंट पे आ जाएगा रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो, ठीक है, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। तो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड कितना हुआ है, देखो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, अब देखो यहाँ पर जो मैंने लिखवाया था वो समझाते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिखा था इफ एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस कांट बी आइडेंटिफाइड, बट इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाइड है कि इसमें एडिशनल सेल्स के वजह से कितना सेल हुआ है, 1,60,000, अगर आइडेंटिफाइड है तो वो लो, अगर आइडेंटिफाइड नहीं है तो क्या लेना है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, तो 1,60,000 है हम लोगों के पास, तो 1,60,000 इंटू जीपी रेशियो, जीपी रेशियो है 20%, तो 32,000 होगा, देख लेते हैं 1,60,000 32,000। अब हमें क्या लेना है, लोअर, ठीक है, लोअर ऑफ द एबव, लोअर ऑफ एबव इज, जो लोअर होगा इंश्योरेंस कंपनी उतना ही पैसा क्लेम दे देगी। 30, ये 24,718 और यहाँ पर 32, तो 24,718 ये सबसे लोअर अमाउंट है, तो ये क्लेम हम लोग कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कैलकुलेशन ऑफ, अब कौन सा आएगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। अब चेक करेंगे कि टोटल लॉस क्या हुआ, एक तो प्रॉफिट लॉस और एक एडिशनल एक्सपेंस, ये सारा क्लेम हमें मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, तो यहाँ पर करेंगे प्रॉफिट लॉस्ट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस कितना है, शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो, जितना सेल नहीं कर पाए उस पे जितना कमा सकते थे, तो शॉर्ट सेल यहाँ पर कितना आया था देखना पड़ेगा, 2 लाख, 2 लाख पे 20%, 2 लाख पे 20%, 24,000 प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर
हम लोग और भी एक क्लेम करेंगे एडिशनल एक्सपेंस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का इसका फायदा होता है, ठीक है। 24,718 इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ठीक है आपको 24,000 का तो मिलेगा ही, क्योंकि आपने इस पे इंश्योरेंस करवा रखा था, लेकिन आपने इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी कवर अप करवाया था, उसमें जितना सेविंग्स हुआ वो हटा दीजिए, क्योंकि वो तो आपकी इंश्योरेंस में ही कवरेज आता है। तो ये वाला तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, अनइंश्योर्ड 50,000 है, और यहाँ पर ये अनइंश्योर्ड 50,000 है, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो ये चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड हुआ है 2,40,000, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड 2,90,000 है, अनइंश्योर्ड है 2,90,000, 50 है, अनइंश्योर्ड 50 है, तो ये दोनों मिला के 2,40,000 हमें दे रखा था, शायद यहाँ पर देखते हैं, प्रॉफिट दे रखा था। नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग यहाँ पर दे रखा था, जीपी रेशियो दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,40,000, ये 2,40,000 दे रखा था। तो ये हो गया 2,40,000, 50,000 ऑफ द स्टैंडिंग चार्जेस आर नॉट इंश्योर्ड। अच्छा, तो सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ पर ओ ये दे रखा है 10,000। अच्छा, हमें बोल रखा है 10,000, तो 10,000 ही लेंगे, कैलकुलेट तो नहीं कर पा रहे, बोल ही रखा है, तो सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 10,000। अच्छा, तो 24,000 प्लस 24,718 माइनस 10,000, ठीक है, तो 38,718 का क्लेम मिलेगा, ठीक है, मतलब सॉरी टोटल लॉस है, इतना क्लेम नहीं मिलेगा, ये लॉस है, ठीक है। इतना लॉस इंश्योरेंस कंपनी कंसीडर करेगी, लेकिन प्रोपोर्शनेटली करेगी। स्टेप 4 में क्लेम कैलकुलेट करेंगे, क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय एएटी इनटू जीपी रेशियो, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू कितने का ले रखा है यहाँ पर दिखेगा हमें, 2 लाख का, टोटल लॉस 38,718, एएटी था 11,70,000 आया था, ये देखो इंटू 20%, इसका हमें पता है कैलकुलेशन, 2,34,000, 11,70,000 इंटू 20% लिख लेते हैं। तो 2 लाख इंटू 38,718 डिवाइडेड बाई 2,34,000। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखते हैं कितना आता है। अच्छा, 38,718 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाई 2,34,000, ठीक है, तो ये आ रहा है 33,092, 33,092 आ रहा है। एक सेकेंड, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन आंसर तो कुछ अलग बता रहा है, बाकी सब तो मेरा ठीक ही आया। ये वाला सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल, ये 20% ऑन, अच्छा अच्छा, ये देखो 20%, ये गलत लिखा ना मैंने, 2 लाख पे 20% कितना होता है, 40,000 होता है, मैंने 24 लिख दिया, इसलिए ये इतना अमाउंट कम आ जा रहा है। अच्छा, 40 और 10 ये हो गया कितना, 30 और ये ऐड कर देते, 54,718 होगा, ये 54 होगा, 54, 54,718। अच्छा, 54,718 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाई 2,34,000। अच्छा, 46,000 आ रहा है, 46,767, 46,767 पॉइंट समथिंग 8 अप्रोक्स लिख देते हैं, ठीक है, अप्रोक्स इस तरह से हो गया। तो ये ऐसे होगा, देखो इसमें स्टेप्स जो है प्रैक्टिस करके याद करना पड़ता है, ठीक है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली स्टेप्स जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है, और स्टेप अगर याद नहीं होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा फिर करने में। अच्छा,
और एक प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो जो है दिमाग में नहीं जाएगा स्टेप्स। और एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, इलास्ट्रेशन 9 देखो। ए फायर ऑकर्ड ऑन 1 Feb 2002, यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 9। 1 Feb 2002 को फायर ऑकर हुआ है। ए फायर ऑकर्ड ऑन 1 Feb 2002 इन द प्रीमाइसेस ऑफ पायोनियर लिमिटेड, ए रिटेल स्टोर एंड बिजनेस वाज पार्शियली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 30 जून 2002। 30 जून 2002 तक ये डिसऑर्गेनाइज्ड हालत में था, यानी डिसलोकेशन पीरियड। द कंपनी वाज इंश्योर्ड अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट 1,25,000 विद ए 6 months इंडिमनिटी, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू है 1,25,000, ठीक है। इंडिमनिटी पीरियड है 6 months, 6 months, ठीक है। और डिसलोकेशन पीरियड क्या आ रहा है, डिसलोकेशन पीरियड देख लेते हैं, फेब मार्च अप्रैल मई जून, 5 months। तो इंश्योरेंस कंपनी 5 months का ही हेल्प करेगी, फेब मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोला है। From the following information, compute the amount of claim under the loss of profit policy, assuming entire sales during interrupted period was due to additional expenses। बोल रहा है कि जितना भी सेल हुआ है इंटरप्टेड पीरियड में, मतलब इस पीरियड में, इसीलिए ही हो पाया है, सिर्फ इसीलिए ही हो पाया क्योंकि इन्होंने कुछ एडिशनल खर्चा किया था, ठीक है। एनुअल टर्नओवर 1 Feb टू 30 जून 2002, 1 Feb से लेके 30 जून 2002 तक एक्चुअल टर्नओवर, सॉरी एनुअल पर एक्चुअल टर्नओवर है 80,000, ठीक है। ये यहाँ पर सेल हो गया 80,000, ठीक है। ये कौन से पीरियड का है, ये डिसलोकेटेड पीरियड का सेल है 80,000। इसको कंपेयर करना पड़ेगा, सेम यहाँ पर यही देखना पड़ेगा, 1 to 2001 से लेके 30 जून 2001 तक का हमें ऑब्वियसली सेल गिवन होगा, होना ही चाहिए क्वेश्चन में, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, टर्नओवर फ्रॉम 1 Feb, ये देखो मिल गया, सेम सिमिलर पीरियड देखो, 1 Feb 30 जून, बस ये 2 है ये 1 है, चाहिए नहीं तो कंपेयर कैसे करेंगे, 2 लाख। तो देखो पिछले बार 2 लाख का सेल हुआ था, वो सेल खर्चा वर्चा करके भी सिर्फ 80 तक ही पहुंचा पाए। टर्नओवर फ्रॉम 1 Feb 2001 से लेके 31 Jan 2002, टर्नओवर फ्रॉम 1 Jan, यहाँ पर बोला है देखो, टर्नओवर फ्रॉम 1 Feb 2001, 1 Feb 2001 मतलब ये वाला, यहाँ से लेके कहाँ तक जाना पड़ेगा, 31 Jan 2002। 31 Jan मतलब भी 1 Feb बोल सकते हैं, अब 31 Jan अलग से ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत सारा डेट आ जाएगा। ये जो है ये पूरा 12 महीना है, देखो फेब टू फेब पूरा 12 महीना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर टर्नओवर बोल रहा है 4,50,000, ठीक है। यहाँ पर टर्नओवर बोल रहा है 4,50,000, यही हम लोग का क्या होता है, एनुअल टर्नओवर होता है, ठीक है। एनुअल टर्नओवर, अगर इसमें कोई ट्रेंड एडजस्ट हो सकता है तो एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर हो जाएगा। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 70,000, ठीक है। लास्ट ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा इसका मतलब, और कब खत्म हुआ होगा, इनका ईयर एंड कब होता है वो तो कुछ क्लियरली नहीं बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 70,000 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट बता रखा है, नेट प्रॉफिट बता रखा है 70,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 56,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये है 56,000, ठीक है, लास्ट ईयर का। अच्छा, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 64,000, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस ये है 64,000, ठीक है। तो अनइंश्योर्ड मिल जाएगा, यहाँ से अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना हो जाएगा, 64,000 से अगर हम लोग 56,000 माइनस कर देंगे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस मतलब इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड, इससे अगर इंश्योर्ड वाला माइनस कर देंगे जो हमारे पास पता है, वो अनइंश्योर्ड हमें मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 56, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8,000 हो जाएगा, ठीक है। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मिल गया 8,000। अच्छा, टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 4,20,000, यहाँ पर सेल हुआ था, टर्नओवर मतलब सेल 4,20,000, ठीक है, 4,20,000 का सेल हो गया। द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस 6,700, इन लोगों ने एडिशनल एक्सपेंसेस किया है 6,400, ठीक है। 6,400 एडिशनल, सॉरी 700, मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, 700, ठीक है, 6,700, विच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर, वो पहले भी बोला था ये खर्चा नहीं करने से कुछ भी सेल नहीं कर पाते। देयर वाज आल्सो ए सेविंग्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 2,450 इन द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ फायर। तो सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये भी हमें बता दिया है 2,450,
बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, देयर हैड बीन ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन ट्रेड सिंस द डेट ऑफ लास्ट एनुअल अकाउंट एंड इट हैज बीन एग्रीड दैट एन एडजस्टमेंट ऑफ 15% टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर। तो ट्रेंड है, इनके बिजनेस में ट्रेंड देखा गया है, 15% अपवर्ड का ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा, बस और कुछ नहीं है, अब हमें इसको सॉल्व करके देना है, ठीक है। इनको बताना है कि इनका क्लेम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल ये देखो 2 लाख, इसमें ट्रेंड है तो ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ता है, अपवर्ड है तो ऐड होगा, ट्रेंड 15%, तो 2 लाख का 15% 30,000, ठीक है। लेस करेंगे एक्चुअल सेल, तो एक्चुअल सेल्स है 80,000। तो हम लोग 2,30,000 का सेल हो सकता था अगर फायर ऑकर नहीं होता, उसके जगह सिर्फ और सिर्फ 80,000 का सेल हुआ। तो शॉर्ट सेल जो है ये हो गया 1,50,000 का, ठीक है। 1,50,000 का शॉर्ट सेल हो गया, एक जीरो ज्यादा लिख दिया मैंने, 1,50,000 का शॉर्ट सेल हो गया, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 2 हो जाएगा जीपी रेशियो कैलकुलेट करना। तो जीपी रेशियो ये नहीं दिया हुआ। जीपी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर यानी 70,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर, 4,20,000 है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 56,000 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 1,26,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 इंटू 100। अच्छा, कितना होगा चेक करते हैं। 1,26,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4,20,000, 30%, ठीक है। जीपी रेशियो कैलकुलेट होके आ गया, जीपी रेशियो आ गया हम लोगों का 30%। एक बार थोड़ा सा आंसर हम चेक कर लेते हैं। जीपी रेशियो, जीपी रेशियो 30%, ठीक है। ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम लोग स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एनुअल, एडिशनल एनुअल, ये वाला एक्चुअल एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। ये देखो दिखा देते हैं, ये वाला, ये जो था कैलकुलेट एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है। कैलकुलेट एडिशनल एक्सपेंस, कौन सा क्लेम हमें मिलेगा? तो एक्चुअल एक्सपेंस जो किया है वो एक होता है, 3 ऑप्शन में से जो लोअर होगा। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना किया है हम लोगों ने? 6,700। या फिर क्या मिल सकता है? एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू, फिर से वही फॉर्मूला, एएटी इंटू जीपी रेशियो डिवाइडेड बाय एएटी इंटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपेंस 6,700, एएटी कैलकुलेट करना पड़ेगा शायद, देखते हैं क्या है। जीपी रेशियो अभी अभी कैलकुलेट किया 30%। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये रहा 8,000, गिवन नहीं था, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। अच्छा, मैंने तो वहां ड्रॉ में दिखा दिया, लेकिन तुम लोग क्या करोगे ना, तुम लोग उसका एक वर्किंग नोट बना लोगे कि किस तरह से 8,000 जो है कैलकुलेट कर पाए हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब देखो एएटी कैसे कैलकुलेट होगा। एटी में यहां पर देखो एनुअल टर्नओवर बोला था, ठीक है, एडजस्टेड नहीं बोला था। क्वेश्चन में बोला था एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड ये वाला लैंग्वेज यूज नहीं किया था। एनुअल टर्नओवर बोला था। अगर ट्रेंड है तो हमें ट्रेंड लेना पड़ेगा, मैंने ये बता दिया था पहले ही। इफ ट्रेंड अवेलेबल देन एडजस्ट, इफ ट्रेंड इज एडजस्टेड देन इट इज कॉल्ड एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। और अगर ट्रेंड है तो कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, जो कि इस क्वेश्चन में है। यानी हम लोगों को एएटी कैलकुलेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, जो हम लोगों ने पिछले
पिछले क्वेश्चन में नहीं कैलकुलेट किया था, ठीक है, मतलब जरूरत नहीं हुआ था। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो आ जाएगा रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, फिर हम वो वाला करके दिखाते हैं, ये लिख लेते हैं कितना जगह चाहिए। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो, ठीक है, तो जीपी रेशियो तो 30% है। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, यहाँ पर लेना पड़ेगा रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। अच्छा, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड कितना है देखते हैं। ये देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में अलग से नहीं बोला है कि अगर हम लोगों ने ये खर्चा किया, ये वाला, ये देखो कहाँ पर गया, कहाँ था खर्चा, ये रहा 6700, ये खर्चा करने के लिए हमारा कितना सेल अवॉइड होने से बच गया, ये हमें क्लियरली नहीं बताया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर नहीं बताता है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक्चुअल सेल्स को ही हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर देखो मैंने इसलिए नोट्स लिखवा दिया था कि इफ एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस कांट बी आइडेंटिफाइड देन एज्यूम एक्चुअल सेल्स इन डिसलोकेशन पीरियड एज एडिशनल सेल्स। हमें ये नहीं पता, हम लोग को ये पता है कि डिसलोकेशन पीरियड में हम लोगों ने पूरा इतना सेल कर दिया, बट एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से कितना हुआ, क्या पूरा ही हुआ या इसमें से कुछ पोर्शन हुआ, जो कि पिछले क्वेश्चन में था। ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो मान लेते हैं कि पूरा ही एडिशनल एक्सपेंसेस के वजह से हुआ, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर 80,000 ले लेंगे, तो 80,000 का 30% हो गया 24,000। बस ये अमाउंट कैलकुलेट करने पे हमें पता चल जाएगा लोअर वैल्यू कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एएटी, एएटी एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, यानी हमें ट्रेंड लगाना है, ठीक है। अच्छा, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा टर्नओवर जो है, टर्नओवर हमें बता रखा है 4,50,000, ठीक है, 4,50,000 टोटल बता रखा है, ठीक है। इस पे हमें ट्रेंड लगाना है, ट्रेंड कितना है 15%, तो ऐड कर देंगे 15%, ऐड 15%, तो 15% अपवर्ड है, इनटू करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4,50,000 का 15%, 67,500 हो जाएगा। तो एएटी कितना बन जाएगा, एएटी बन गया 5,17,500, ठीक है, 5,17,500, ये हम लोग का बन गया एएटी, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, 5,17,500 इंटू 30%। अच्छा, 5,17,500 इंटू 30%, 6,700 इंटू 1,55,250, 1,55,250 प्लस 8,000, ठीक है, प्लस 8,000, ये कितना हो जाएगा 250, और ये 8, 1,63,250, तो 1,55,250 इंटू 6,700 इंटू 6,700 डिवाइडेड बाई 1,63,250, तो ये आ रहा है 6,371.66, ये अप्रोक्स लिख देते हैं, ठीक है, अप्रोक्स। तो लोअर कितना हो गया, ये 24,000 है, ये 6,700, ये है 6,371, तो लोअर हो गया, लोअर विल बी ये वाला 6,371। इतने का क्लेम हम लोग एडिशनल क्लेम के हिसाब से मिल जाएगा हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से। हो गया, बस मेन पॉइंट तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे टोटल लॉस, ठीक है। टोटल लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले देखेंगे कि शॉर्ट सेल के वजह से कितना प्रॉफिट गया, शॉर्ट सेल इंटू जीपी, ठीक है। जीपी 30% शायद कैलकुलेट किया, देख लेते हैं शॉर्ट सेल कितना हुआ। शॉर्ट सेल है 1,50,000, जीपी है 30, 1,50,000 इंटू 30, 1,50,000 इंटू 30, तो ये हो गया 45,000, ठीक है, ये हो गया 45,000। यहाँ पर ऐड करेंगे एडिशनल एक्सपेंस क्लेम, वो है 6,1, अभी अभी कैलकुलेट किया कितना आया, 6,371, ठीक है, 6,371 लेस कर देंगे एक्चुअल, सॉरी, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लिख रखा है मैंने यहाँ पर, ये देखो 2450, 2450 कैलकुलेट करना पड़ेगा, 45,000
प्लस 6371 माइनस 2450, 48,921, ये हो गया टोटल लॉस। ठीक है, अब क्लेम, क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू कितने का लिया हुआ था यहां से देख लेते, नहीं तो फिर से पेज चेंज करना पड़ता है। 1,25,000, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू हो गया 1,25,000 इंटू 48921, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय ये वाला क्या बोलते हैं उसे, एएटी इंटू जीपी रेशियो, और एएटी इंटू जीपी रेशियो पे कितना आता है 1,55,250। लेकिन तुम लोग जब करोगे पूरा डिटेल्स लिखना है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। 489 48,921, 1,25,000 डिवाइडेड बाई 1,55,250, 39,388 पॉइंट समथिंग है, अप्रोक्स लिख देते हैं, ठीक है, अप्रोक्स। तो इतना क्लेम बनेगा, 39,388 का क्लेम बनेगा, 388, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली आंसर जो है ये हम बता देते, 39,390 है ये आंसर, इसीलिए थोड़ा सा मिसमैच हुआ मेरा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 22 लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, मतलब ये जो है ये 2 लिया गया है, मतलब ये 6372 लिया गया है, तभी जाके ये चेंजेस होगा, अगर ये 2 होगा ना तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो अप्रोक्सीमेशन का मैटर है, तो तुम लोग चाहो तो अप्रोक्सीमेशन बदलने पे वो आंसर के साथ फुल्ली जो है टैली हो जाएगा। हम एक बार देख लेते, 48922 डिवाइडेड बाई 1,55,250, हाँ 39,389 हो रहा है, तो फिर उसमें 1 ऐड करके उन्होंने 390 कर दिया है, ठीक है। ये अगर 2 लेते हैं तो उसमें वैल्यू आ रहा है 39,389.6 आ रहा है, तो 39,390 कर दिया है, ठीक है। तो अगर ये वाला ये जो मैंने यहाँ पर किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर इसके बाद पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है तो इसको 2 लेके ही करना पड़ेगा, तो वो तुम लोग एक बार घर पे चेक करके देख सकते हो कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो एक बार ये बताते हैं, क्योंकि ये वाला मेथड थोड़ा सा अलग है तो इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा लास्ट नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये दो तो मैंने करवा दिया, यहाँ पर 10 11 ये सब मिक्सड अप है, 10 11। अच्छा, अगर 10 11 नहीं भी कर पाते हो, जो आज करवाया उससे प्रैक्टिस करो, और ये बाकी जो है 1 2 जो कि पिछले प्रोसेस से था वो करके देख सकते हो होमवर्क के लिए, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं फिर।